कुछ और इम्पॉर्टेंट लेक्चर बताऊंगा। आज के सेशन में हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक बड़े बड़े यूनिट को देखेंगे। ठीक है, आप लोग को कंटिन्यूसली सब चीज़ को समझना है। बहुत सारे कंटेंट हैं, काम की चीज़ें हैं सब। एक भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो आपके एग्जाम में इररिलेवेंट है या कम महत्व का है। सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल साइंस क्या है, 2-3-4 लेक्चर में तो कवर होता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि उन सभी एरिया को टच कर पाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एग्जाम में काम आएगा। कुछ चीजें जो मान लो बच भी जाएगी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे आप लोगों की सेशन खत्म होगा आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास है, उसको बस अपलोड कराना बस बाकी है। फिलहाल आप लोगों को ये बता देता हूं कि आज जो है जिस सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो है, पहले हम मिश्र धातु एलॉयस वाला एक टॉपिक करेंगे और एक ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी वाला टॉपिक करेंगे। यानी कि एक आपका केमिस्ट्री का होगा, एक फिजिक्स का होगा। ठीक है, डिसीज वाला पार्ट जो है मैंने कहा था आखिरी वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण मानव रोग वाला। वैसे एक बात और, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मेरी प्लानिंग थी कि कल ट्यूसडे को उसी को डिलीवर करूं। यदि आज साइंस की चीज़ें बच जाती हैं, रह जाती हैं, तो हो सकता है मैं कल फिर आऊं साइंस के लिए। अदरवाइज उस स्लॉट में राघवेंद्र सर शायद कुछ मिसलेनियस कंटेंट करा सकते हैं। क्लास होगी या तो मेरी होगी या सर की होगी। ठीक है, अगर मेरी होगी हम ख़त्म कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, और मान लो सर मेरी कंप्लीट हो जाए रहेगी तो सर सेशन जो है अपना राघवेंद्र सर का होगा। एक कन्फ्यूज़न ये आप दिमाग में रहेगा कि कंप्यूटर किस समय होगा, कैसे होगा। तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ऑड टाइमिंग में, यानी कि नॉर्मल शेड्यूल के अलावा दूसरे टाइमिंग में होगा कंप्यूटर का क्वेश्चन, क्योंकि वो लंबा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट लोग इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर लेंगे अच्छे से कि ऑड टाइमिंग को अलग से जो है उसमें आप लोग को अटेंड करना पड़ेगा। इसको ऑड टाइमिंग मतलब हो सकता है वो दोपहर का हो सकता है कि अभी जैसे नॉर्मल शेड्यूल खत्म हो जाए उसके बाद वही 11 बजे से हो, ऐसा हो सकता है। जो आप लोग चाहोगे उसी टाइमिंग में होगा, आपके हिसाब से होगा टाइमिंग। ठीक है, बट क्लास जो है उस समय फ्री होनी चाहिए, नॉर्मल शेड्यूल। तो ये चीज़ें हैं। इसमें आप लोगों को मैंने आप लोग को कहा था कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। किसे प्रैक्टिस कर लेना है? आप लोगों के कंप्यूटर में जो चीज़ पढ़े हैं उसे। जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस है। ये मेरे पास 3 सेट हैं, बाइलिंगुअल है। सेट 1 कंप्यूटर का, सेट 1 है ना, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, ये सेट को आप लोग को अच्छे से इससे क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप लोग थोड़ा शुरू से लेके लास्ट तक एक बार थोड़ा पन्ना पलट लेना। शुरू से लेके जो चीज़ हमने पढ़ा हुआ है उसके बाद उस कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको दिमाग में तुरंत आते जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिश्र धातु या एलॉयस। धातु और मिश्र धातु का ये टॉपिक, वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहां पे 2 चीजें हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनता है आपका एलॉयस। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन होता है, मैं बता देता हूं कि क्या ये एलॉयस या मिश्र धातु 2 धातुओं से मिलकर ही बना होता है? तो 99% केस में वैसा ही होता है, लेकिन क्या उसमें नॉन मेटल नहीं होता? होता है, हो सकता है कहना चाहिए, हो सकता है कहना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं, अभी आपको एग्जांपल बताता हूं सभी चीजों को, कि जब हम पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी को देखते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं। इसमें मेटल्स भी आते हैं, धातुएं भी आती हैं। उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल्स भी आता है, नॉन मेटल्स भी आता है, और उसके बाद देखते हैं आपके पास क्या है, मेटालॉइड भी आता है। मेटालॉइड भी आता है, धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 चीजें मिलकर बनी होती हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाए केमिस्ट्री का, तो अगर थोड़ा सा आप तकलीफ करो कि आप पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट इतना याद रखो कि आवर्त सारणी में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व किस ब्लॉक से है, बस उसका एड्रेस जान लो आप। तो इसमें काफी सारी चीजें आपके लिए आसान बन जाती हैं। जैसे कि आपको प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन
नॉन मेटल है या अधातु है पूछा है, और अधातु पूछा है तो हमको पता है कि नॉन मेटल तो ऑलवेज पी ब्लॉक में ही मिलेगा, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक में मिलता ही नहीं है। ठीक, तो इसके आधार पर आपने पहचान लिया कि वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक से है, हो सकता है, क्योंकि पी ब्लॉक में ही केवल नॉन मेटल अधातु मिलता है। पिछली क्लास में मैंने मेटल नॉन मेटल पढ़ा रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को। मेटल्स को वो जनरली हार्ड सॉलिड होगा और उसको पीटोगे तो आवाज आएगा, उसको पीटोगे और ज्यादा तो उस फैल जाएगा। जैसे मैंने काजू कतली वाला एग्जांपल दिया था, उसके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी जो डक्टिलिटी यानी आघात वर्धनीयता के कारण ऐसा होता है। चांदी, सोना, ये सब की पतली चादर बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम का भी बनाया जा सकता है, किसी का भी लोहे की भी चादर बनाई जा सकती है, तो फैल जाता है। उसे खींचा भी जा सकता है, ठीक है, उनकी तन्यता होती है। तो बहरहाल यहां पर मामला ये है कि हम आज का जो टॉपिक एलॉयस कर रहे हैं, एलॉयस यानी कि मिश्र धातु के टॉपिक में हो सकता है कि मेटल प्लस मेटल से क्या बने, दो धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु है, उनके नाम में ही छुपा आंसर, मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण। तो दो धातुओं के मिश्रण से हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट मिले, मान लो एक्स नाम का कोई ऐसा क्या यौगिक मिला, कंपाउंड बना, जो हो सकता है क्या है आपका एलॉयस है, मिश्र धातु हो गया, धातुओं के मिश्रण से, मिक्सचर ऑफ द मेटल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये M के प्लस के बाद देखते हैं यहां पर कोई और भी चीजें हो सकती है, जैसे यहाँ M प्लस मतलब मेटल प्लस मेटल करके एक नॉन मेटल भी यहां मिला सकते हो, तो भी वो मिश्र धातु ही कहलाएगा। यानी मैं इसे कंक्लूड कैसे करूंगा, हिंदी में पहले सुनिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से अथवा किसी अन्य अधातु के मिश्रण से बना यौगिक क्या है, मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकार का धातु अथवा अधातु के मिश्रण से मिश्र धातु बनता है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और एनी नॉन मेटल मेक्स द एलॉयस। एग्जाम्पल सुनिए, आप लोग लोहा जानते हैं, तो लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन Fe होता है। इसमें थोड़ी कार्बन की प्रतिशत मात्रा, देखो एक बात समझो इधर, आयरन जो है 100% प्योर आयरन जो होता है वो क्या होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे आप जानते हो, गर्ल्स खासकर इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और हम लोगों को भी साइंटिफिकली समझना है कि महिलाएं जो ज्वेलरी यूज करती हैं सोने की, वो 24 कैरेट के नहीं यूज कर सकती। क्यों यूज नहीं कर सकती, क्योंकि 24 कैरेट वाला सोना सॉफ्ट यानी नरम होता है। तो आज जो आपने जो ऑर्नामेंट या आभूषण जो आपने बनाया होगा, वो क्या है, सॉफ्ट नेचर के कारण वो उसका जो है स्ट्रक्चर जो है बार बार चेंज हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा, है ना, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा या उसका शेप बदल जाएगा अगर 24 कैरेट का आप यूज करो तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अशुद्धि मिलाना पड़ता है, इम्प्योरिटी मिलाना पड़ता है। तो उसमें या तो आप चांदी मिला लो या तो कॉपर मिला दो। इसलिए 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट 18 कैरेट का होता है। आजकल उसमें क्या है, परसेंटेज लिखे होते हैं, ठीक है, 24 कैरेट मतलब 100% होता है, उसके बाद 18, 22 कैरेट में सब में अलग अलग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप खरीदने जाओगे तो आपको ये चीजें आपको ऑलरेडी वहां लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मामला यहां पर ये है, ठीक वैसे ही आयरन के साथ है। 100% आयरन जो है थोड़ा मुलायम होता है, तो उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं। कितना, ओनली 0.5 से लेकर 1% तक अगर इसकी अशुद्धि शुरुआत में ही छोड़ दी जाती है। भिलाई स्टील प्लांट है, बेलाडीला या राव घाट से क्या जा रहा है, हेमेटाइट का ओर जा रहा है। वहां पर जाने के बाद उस जगह से क्या है, वहां पर लाइक आयरन ओर यानी लौह एस का क्या है, अशुद्धियों को सेपरेट करेंगे, फिर लोहा निकालेंगे, लोहे को गलाएंगे, गला के फिर उसमें स्टील बनाएंगे, तब तो भिलाई स्टील प्लांट का स्टील प्रोडक्शन होगा। तो जो लोहा है ना, उसमें जानबूझकर आखिरी में आपके मेंस के सिलेबस में है, अगर आप सीजीपीएससी मेंस वगैरह की तैयारी करोगे तो वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस आयरन का, मेटलर्जी या धातु कर्म नाम का एक टॉपिक है, उसमें है जो प्रश्न पूछा भी जाता है। तो उसमें है जानबूझ के 0.5 से लेके 1% तक छोड़ दिया जाता है, ताकि लोहा थोड़ा मजबूत वाला निकले। और इसके परसेंटेज को थोड़ा सा और बढ़ा दो तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। लोहा प्लस कार्बन मिल के क्या बन गया, स्टील बन गया।
और अगर मुझे स्टील, देखो वो स्टील नहीं है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, अभी कौन सा यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, लोहा कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम मिला देते, इतना सारा चीज मिलाते हैं ना तो स्टेनलेस स्टील बनता है। अब जो प्रश्न, जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा था वो क्या है, थोड़ा सुनिए। मेटल मेटल प्लस एक आध नॉन मेटल। देखो आयरन क्या है, मेटल है। निकिल क्रोमियम वगैरह के बारे में अगर आप जानते हैं, सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, मतलब ये सभी डी ब्लॉक वाले तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, तो ये भी मेटल है। लेकिन कार्बन तो नॉन मेटल है, कार्बन तो पी ब्लॉक का है, तो ये तो नॉन मेटल है, अधातु है, तो फिर भी बना कि नहीं, ये क्या है, मिश्र धातु, एलॉयस है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो बताया, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के मिश्रण से आपका एलॉयस या मिश्र धातु बनता है। इज इट क्लियर? चीजें समझ में आई आप लोगों को? उपधातु याद हो गया, बोले शिव जी ऐसे सब तेरे पुण्य, ऐसा मैंने बताया था। क्या बताया था? बोले शिव जी ऐसे, बोले शिव जी ऐसे सब तेरे पुण्य, ऐसा कहा था मैंने। तो ये 7 जो हैं उपधातु हैं, जो थोड़ा गुण धातुओं का भी दिखाएंगे, थोड़ा गुण अधातुओं का, दोनों के बीच का, कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसे, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसे, दोनों चीजें इसमें मिलेगा, उसे मेटालॉइड कहते हैं। पिछली क्लास में बता चुका था इस चीज को। ठीक है, तो चलो मैं अब एलॉयस की ओर सीधा मूव करूंगा। लिख लिए जल्दी, ये तो लिखाया हुआ है ना पहले चीजें, अभी बहुत सारा आपको कवर करना है। थोड़ा देखो, जो चीज मैं बताया था उसी चीज को थोड़ा यहाँ पे समझना है। एक्चुअल में ये मिश्र धातु को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बात भी आपके लिए क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए। हम एलॉयस क्यों बनाते हैं? तो एलॉयस इसलिए बनाते हैं कि हमको जो भी प्रकार का मेटल होगा उससे बेहतर प्रॉपर्टी, बेहतर प्रकार के गुणधर्म चाहिए उससे। जैसे कि हम कहते हैं कि घर में हम कांसे की थाली में खाना खाते हैं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत रिवाज है। ठीक है, गांव में खाया जाता है और अच्छा चीज भी है। ठीक है, कि कांसे की थाली में खाया जाता। पुराने समय में क्या है, पीतल का ग्लास भी यूज हुआ करता था। अभी भी आप पंजाब वगैरह में जाओगे तो लस्सी वगैरह जो पीते हैं पीतल की ग्लास में दिया जाता है। गांव में भी ये चीज अभी प्रचलन में है। तो वो कांसा या पीतल वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू देयर ओरिजिनल कंपोनेंट। जिससे बना है, जो अवयवी तत्व है उसकी तुलना में जो बना है वो ज्यादा मजबूत है। यानी x और y क्या है, वो क्या है, कंपोनेंट है जिससे मिलके z बना है। तो x और y के जो गुण धर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसकी तुलना में z ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बेहतर क्वालिटी वाला है। इसीलिए हमको एलॉयस बनाने की जरूरत पड़ती है। एक चीज एग्जांपल में बताऊंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कंडक्टिविटी या चालकता को, सबसे अच्छा चालक क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, सिल्वर, चांदी। उसके बाद क्या है, कॉपर। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज मैंने बता रखा था। ठीक है, उसके बाद सोना, एल्यूमिनियम, ये सब चीज आती है, गोल्ड आती है, एल्यूमिनियम आती है, फिर टंगस्टन वगैरह आ जाती है। पिछली क्लास में नोट कराया था। फिलहाल तीनों चीजों को देखो, क्या है, कॉपर को थोड़ा नोटिस करना। तो मैंने यहां पर अभी बताऊंगा आप लोगों को कि जब हमको पता है कि चांदी सबसे अच्छा चालक है और कॉपर जो है सेकंड बेस्ट टाइप का कंडक्टर है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन आपको ध्यान होगा, आपको मैं ये चीज, आप हैरान हो जाएंगे जब इसी का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हुए दो चीजें बनती है। बनेगा बहुत सारा, लेकिन दो चीज कंपेयर कर रहा हूं। एक को कहा मैंने क्या है, कांसा कह दिया यानी कि ब्रास कह दिया, और एक को कह दिया पीतल। पीतल यानी ब्रास और कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। तो ये ब्रॉन्ज कह दिया और ये क्या है, ब्रास कह दिया। दोनों में क्या होते हैं, कॉपर जो होता है कॉमन होता है, दोनों में कॉपर कॉमन होता है। इसमें भी कॉपर होगा, उसमें भी कॉपर होगा, अभी ट्रिक वगैरह सब बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझ में आती है, देखो ये सेकेंड बेस्ट टाइप का कंडक्टर है, सबसे बेहतर, दूसरे नंबर के रैंक वाला अच्छा कंडक्टर है। ये जो घरों में वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। लेकिन जब उसी की मदद से हम ब्रास या ब्रॉन्ज बनाते हैं, वो विद्युत का कुचालक बन जाता है।
वो नॉन कंडक्टर बन जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई कि नहीं, इनके गुणधर्म बदल गए कि नहीं, तो उनके अवयवी तत्वों की तुलना में जो बना गया यौगिक है या मिश्र धातु है उसके गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे या फिर अलग होगा। यानी कि जो कंपोनेंट होंगे जिससे मिलके बना ये एलॉयस होगा, एलॉयस का प्रॉपर्टीज और वो कंपोनेंट मेटल्स का प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग होगा, ऑलवेज अलग अलग होगा, तभी तो हम उसको बना रहे हैं। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण से हम क्या कहते हैं, एलॉयस बनाते हैं। और एलॉयस में एक बात ध्यान रखनी होगी कि उनके जो गुण होते हैं ये उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द देयर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट, उनके इंग्रेडिएंट मटेरियल से अलग होता है। जैसे ये बात बता रहा था कि अलग अलग प्रॉपर्टी बदल जाती है, गुण धर्म बदल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या और किन किन सब चीजों, देखो इधर देखो, कॉपर और जिंक से मिलता है पीतल, यानी कि कॉपर प्लस जिंक मिलके क्या बनाएगा, आपका ब्रास बनाया। और ये ब्रास जो बनाया उसके बाद देखते हैं कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस यहां पर एसएन मिलके क्या बन गया, ब्रॉन्ज बनेगा। इसको अभी ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, थोड़ा समझो इधर, है ना, ब्रॉन्ज बना। दोनों को मैंने कहा कि विद्युत का कुचालक है, दोनों को क्या है, विद्युत का नॉन कंडक्टर, ये भी और ये भी। जबकि हमको हमारे पास अभी पता था कि कॉपर तो बेस्ट टाइप का कंडक्टर है आफ्टर सिल्वर। उसी प्रकार सभी चीजों में ऐसा होता है, सभी चीजों में ऐसा होता है। जैसे कि यहां पर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आयरन पर जंग लग जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है, तो क्यों ना हम लोहे पर जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, लोहे पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। ऐसा करने पर क्या हो जाता है, उसके ऊपर हम देखते हैं ये सक्रियता श्रेणी में ज्यादा सक्रिय धातु है, एक्टिवेशन सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये रिएक्शन करता है लेकिन ये बच जाता है। लेकिन इससे एक फायदा ये होता है, दोनों के मिश्रण से जो है जंग रहित लोहे मिल जाते हैं, यानी कि हम कहेंगे रस्ट फ्री आयरन हमको बनाने का मौका मिल जाता है। जब हम कहते हैं उस चीज को कि आयरन प्लस कार्बन मिल के क्या बनाएगा, स्टील बना दिया, जब आयरन की प्रतिशत मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे तो। लेकिन यही आयरन प्लस कार्बन प्लस क्या है, क्रोमियम प्लस आपका निकल, ये सब को मिला देंगे तो मैंने कहा स्टेनलेस स्टील बन गया। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य लोहे में जंग लग जाती है, स्टील में जंग नहीं लगती या कम लगती है। लेकिन खराब प्रकार की स्टील जो है उसमें थोड़ा बहुत जंग लगने के चांसेस होते हैं जब वो पुराना हो जाए, क्योंकि कार्बन और आयरन ही है। अब मैं बात करता हूं स्टेनलेस स्टील में तो जंग लगता ही नहीं है। जो हम घर में जो यूटेंसिल यूज करते हैं ना, जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील होता है। इसलिए अगर कभी आप बर्तन दुकान में जाना और पूछना कि मुझे 6 ग्लास चाहिए, 6 स्टील का ग्लास, तो वो 3-4 सेट लेके आएगा। तो एक को कहेगा ये 200 रुपये का है, ये 400 रुपये का है, ये 600 रुपये का, एक को कहेगा ये 800 रुपये का है। 6 ग्लास को 700-800 में आप चौंक जाएंगे, इतना में इसमें क्या है, ये भी तो स्टील दिख रहा है, ये भी स्टील दिख रहा है। स्टील की क्वालिटी, स्टेनलेस स्टील होगी तो उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर वाली होगी। तो पहले स्टील हम यूज करते थे पुराने समय में, लोहे के तुरंत बाद स्टील यूज करते थे। और वो लोहा देखना घर में कुछ ऐसे स्टील होते हैं जो बर्तन में कुछ सालों में क्या है उसमें क्रैक आ जाते हैं, जबकि क्रैक नहीं आना चाहिए अच्छे प्रकार के स्टेनलेस स्टील में। ऐसा भी आपके घर में बर्तन होगा जिसमें कि कई सालों से यूज कर रहे हैं, वो आपको अभी भी क्या है वैसे के वैसे होगा स्टील, वो स्टेनलेस स्टील है वो। लेकिन नॉर्मल देखना इसमें क्रैक वगैरह आ गया, थोड़ा गर्म कर दोगे तो क्रैक हो जाएगा, वो समझ जाना वो नॉर्मल क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, या हो सकता है केवल स्टील भी हो। ठीक है, अच्छा स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। देखो खुद लोहे जो है, लोहे का गलनांक 1200 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब घर में बर्नर में अगर आप ऑन भी करते हो, कितना देते हो अधिक से, 200, 300, 400, उतना में तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टील क्रैक हो जा रहा है।
और उसके बाद अगर हम स्टेनलेस स्टील में करते हैं, जैसे कि घर में अलग अलग प्रकार के लाइक यूटेंसिल यूज किए जाते हैं, तो आप लोगों को देखना कि पुराने समय में एल्यूमिनियम यूज करते थे, है ना, एल्यूमिनियम का यूज करते थे। धीरे धीरे लोग जो है थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लोग टेफ्लॉन का, ग्रेनाइट का, इस प्रकार का आजकल क्या कढ़ाई यूज कर रहे हैं, नॉन स्टिक वाला। लेकिन उन सब से भी सबका बाप कौन है? स्टेनलेस स्टील। सबसे बेहतर क्वालिटी वाला क्या है? आपका यूटेंसिल बर्तन क्या है? हमेशा स्टेनलेस स्टील होगा। इसलिए आप गूगल करके देखना कि स्टेनलेस स्टील की चीजें सबसे महंगी दिखेगी वहां पर, ठीक है। अब लोग क्या, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि थोड़ा सा लाइक ये टेफ्लॉन कोटिंग और ये सब ग्रेनाइट वाली ये सब चीजें लोग यूज कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन उससे क्या है, वो टेफ्लॉन क्या एक प्रकार का बहुलक यानी पॉलीमर होता है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो भी मेल्ट वेल्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप बनाते समय क्या करोगे, मान लो फ्राइड आइटम बना रहे हो, आप उसमें क्या है चम्मच से उसको क्या खुरच रहे हो, तो वो टेफ्लॉन की का जो है पार्ट आपकी बॉडी में जा सकता है, वो पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, जो लगभग जैसे पॉलीथीन में एक प्रकार का पॉलीमर है। अब पॉलीमर जो है आसानी से डिग्रेड नहीं होता, आसानी से वो क्या है अपघटन नहीं होता। तो इस चीज को आप लोगों को देखना था, समझना था। तो प्रॉपर्टीज बताना था मुझे, चीजें समझ में आई। उनके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट से उनका जो बना हुआ एलॉयस है उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है, उसका गुणधर्म अलग अलग होता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताया हूं कि जितने भी प्रकार के मेटल्स आप देख रहे हैं, जितने भी प्रकार के मेटल्स देख रहे हैं, जैसे यहां हाइड्रोजन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, अदरवाइज बाकी सबके सब पूरे एस ब्लॉक, पूरे डी ब्लॉक, पूरे एफ ब्लॉक सबके सब क्या है, धातुएं हैं, मेटल्स हैं। इन सब के किसी से भी मिक्सचर से आप क्या बना सकते हो, एलॉयज बना सकते हो, मिश्र धातु बना सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है डी ब्लॉक को लेकर। डी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, यहां पर मिश्र धातुएं बनती हैं। जैसे अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है आपके डी ब्लॉक वाले होंगे। तो एक कंटेंट क्या कह सकते हो कि मिश्र धातु बनाने की क्षमता, द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ या फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ द एलॉयस इज मैक्सिमम इन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक वाले धातुओं में क्या है, मिश्र धातु बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे देखिए। अब संक्षारण को तो बता चुका था मैं पिछले क्लास में, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब यहां से स्टार्ट करिएगा। मैं एक बहुत बड़ा टेबल बताऊंगा। इस बड़े टेबल में आप लोगों को क्या है, 3-4 जोन में कम से कम 18 से 20 अभी मैं आप लोगों को मिश्र धातु लर्न करवाऊंगा। और ये 18 से 20 मिश्र धातु को ही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। आपके एग्जाम पीएससी हो चाहे व्यापम हो, सबके सब क्वेश्चन यहां से फंस जाते हैं। और ऐसा पास्ट ईयर में भी हुआ है, और अभी से मैं बता रहा हूं, शुरू से लेकर लास्ट तक चीजों को समझना। सब चीजें बहुत ही ट्रिकी मेथड से बताऊंगा और बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो आप लोग एक क्या करना, ऐसा पोर्ट्रेट पेज लेना, ऐसा प्रकार का पोर्ट्रेट पेज लेना, और यहां से आप लोग को 3 इस प्रकार कॉलम बना देनी है। 3 कॉलम बनाना है, या हो सकता है आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, जैसा भी हो। तो पहला जोन में यहां पर क्रिएट करेंगे इस प्रकार, दूसरा जोन यहां पर होगा इस प्रकार, और तीसरा ये होगा। तीनों में आप लोगों को समझना है मिश्र धातु। हेडिंग क्या है, मिश्र धातु। ये एलॉयस का टॉपिक है, जिसमें हम ट्रिक के बेस पे कम से कम 18 से 20 क्या है अलग अलग एलॉयस को यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहां पर सबसे पहले हम 2 ऐसे एलिमेंट की कल्पना करते हैं। जैसे एक का नाम यहां पर है, यहां पर देखेंगे कॉपर, और कॉपर उसके बाद लिखेंगे जिंक। ठीक, उसके बाद लिखना कॉपर प्लस
टिन। विजिबल है सभी को? ये पतला हो गया ज्यादा, थोड़ा सा पतला हो गया। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट को दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा मैं मोटा लिख देता हूं। इंक भी चेंज कर लेते हैं। चलो, मैंने कहा यहां पर कॉपर और कॉपर प्लस जिंक, और दूसरा कहा कॉपर प्लस टिन। ठीक है, अब आप लोगों को यह समझना है कि जब मैं इसको बताता हूं व्हाट इज अ ब्रास एंड व्हाट इज अ ब्रॉन्ज, तो मैं इसे पहले वाले को क्या कहूंगा? ब्रास कहूंगा, और दूसरे वाले को क्या कहूंगा? ब्रॉन्ज कहूंगा। पहले वाले को मैं कहूंगा पीतल, और दूसरे वाले को कहूंगा यहां पर कांसा। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा समझना, मैं क्या लिखा हूं। यदि मेरे पास पीतल आया, पहले पास क्या है? पीतल आया, तो पीतल को इंग्लिश में अगर देखेंगे तो क्या लिखा है वहां पे? ब्रास। तो ब्रास का कीवर्ड क्या ले लो? एस ले लो। जिंक का कीवर्ड क्या ले लो? जेड ले लो। ये ध्यान रखना, ये अभी बहुत काम की चीज है, आपके लिए बहुत मदद करेगा, एग्जाम हॉल में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जब भी आपको कांसा पीतल वाला पूछा जाए, अक्सर पूछा जाता है, कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है, कांसा और पीतल किससे मिलके बना होता है? तो दोनों में कॉपर क्या है? कॉमन होता है। तो कॉपर कॉपर लिख दो चुपचाप पहला। अब ब्रास में एस कीवर्ड है, ब्रॉन्ज में जेड कीवर्ड है, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। जैसे ब्रास में एस है तो उसका अपोजिट क्या है? जेड हो गया, और ब्रॉन्ज में जेड कीवर्ड है, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? टिन हो गया, एसएन हो गया। तो कॉपर कॉपर कॉमन, और कीवर्ड को पकड़ना, कीवर्ड में जस्ट अपोजिट चीज को लेना है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ आया? देखो, अब आगे इस चीजों को क्या करना है कि दो चीजें आपके पास समझ में आ गया भाई, कॉपर प्लस जिंक मिलके क्या बनाएगा? ब्रास बनाएगा, कॉपर प्लस टिन मिलके ब्रॉन्ज बना देगा। तो ब्रॉन्ज देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा कॉपर कॉमन, जिंक आ गया, ये ब्रॉन्ज में कहेंगे टिन आ गया, और ब्रास देखते ही तुरंत आएगा दिमाग में कि एस कीवर्ड है, तो आपके पास समझ में आएगा कि कॉपर कॉमन, तो एस का जस्ट अपोजिट जिंक हो गया। तो इस प्रकार की चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है। नाउ अगर मैं इसे क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो कॉपर का कॉपर उतार दो, फिर क्या लिखोगे? यहां पर जिंक है तो जिंक लिख दो, और फिर क्या लिखो? टिन लिख दो। तो अब क्या बन गया भाई? हमारे पास गन मेटल मिल गया। क्या बन गया? गन मेटल बन गया, गन मेटल बन गया। ठीक, अब थोड़ा सा देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, जोड़ दिया है। कॉपर कॉपर को उतार दिया, फिर जिंक को लिख दिया, फिर टिन को लिख दिया, तो क्या बन गया? गन मेटल बन गया। थोड़ा सा आगे और देखो, फिर लिखना, अगर मैं इसके लास्ट वर्ड को क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं। किससे रिप्लेस करूं उसको भी देखना है। हम यहां पर देखते हैं कि कॉपर कॉपर एज इट उतार दो, इधर भी उतार दिए, इधर भी उतार दिए। केयरफुली देखिए, कॉपर कॉपर को मैंने एज इट इज उतार दिया, 2 बार उतार दो, कॉपर प्लस जिंक को 2 बार इस प्रकार उतार दो, दोनों में हम लिख दिए। अब थोड़ा सा समझो, अगर मैं इस टिन के बदले यहां पर क्या कर दूं? इसे रिप्लेस कर दूं, किससे? नी से, तो जर्मनी, जर्मनी का नी याद रखना, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना है कहा जाए? तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। सबको समझ में आया? इस बार नी को मैं क्या करूंगा? फिर रिप्लेस कर दूंगा। इस नी को मैं रिप्लेस करूं, जैसे पहले में हमने एसएन को रिप्लेस किया था, और उसके बाद क्या है? इसके बाद इस बार मैं कुछ नई चीजों को रिप्लेस कर दूंगा। किससे रिप्लेस करूंगा? फे। फे मतलब एफी, एफी मतलब आयरन, तो फे याद रखना। तो फे होगा तो इधर क्या होगा? डे, डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल। तो आप लोगों को मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं क्या मैं बताया हूं अभी तक, थोड़ा गौर से देखो, ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे देखो। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, तो पहले कॉपर कॉपर एज इट इज लिख दो। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, कई बार उल्टा पुल्टा मत कर देना, ब्रॉन्ज को ऊपर लिख दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एस पहले आता है कि जेड पहले आता है? एस पहले आता है ना, तो ब्रास को ऊपर लिखना हमेशा,
तो ब्रास में हमने देखा, मैं रिवीजन करा रहा हूं, देखो कॉपर कॉपर उतार दिए, उसका ब्रास आया तो ब्रास S का जस्ट अपोजिट जिंक Z, तो जिंक कर दिए। ब्रॉन्ज आया तो Z का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, टिन, SN हो गया। ठीक, अब क्या करो, आपके पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज तो आपके दिमाग में बैठ गया, क्लियर हो गया हर किसी के दिमाग में। इसके तुरंत बाद आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां पर जोड़ने पर ऐसा करके लिख दो ताकि एग्जाम के पहले रिवीजन करने पर आपको हेल्प मिले। जोड़ने पर तो जोड़ देने तक कॉपर कॉपर को उतार दिए, जिंक को फिर लिखे, फिर टिन को लिखे, तो अब क्या बन गया, हमारे पास गन मेटल बन गया। गन मेटल से ही वो गोलियां वगैरह बनाई जाती हैं, बंदूक की गोली, ठीक है, और भी दूसरी चीज बनाई जाती है, उसमें भी बनाया जाता है। तो यहां पर बन गया, मिल गया भाई हमारे पास गन मेटल। नाउ आखिरी वाला जो कंपोनेंट है SN, इस टिन को हमको रिप्लेस करना है, आखिरी वाली पोजीशन को बस बदलते चलना है। तो कॉपर प्लस जिंक को एज इट इज उतार दिए, यहां भी उतार दिए, यहां पे भी उतार दिए, 3 बार CuGN 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 लिख दो, Zn लिख दो, ठीक है। CuZn 3 बार आपने लिख दिया तो हम कहेंगे टिन को रिप्लेस करना है किसके साथ, नी के साथ, निकल के साथ। तो निकल लिख दो, तो जर्मनी, जर्मन सिल्वर, जर्मनी सिल्वर भी बोल सकते हो उसको, जर्मनी सिल्वर भी कह सकते हो, जिसे जर्मन सिल्वर हम कह देते हैं। उसके बाद नी को आप रिप्लेस कर दो फे, फे मतलब डे, तो डेल्टा मेटल हो गया, ठीक है। चीजें 5 चीजें समझ में आ गई, इसी सीक्वेंस के साथ आप कभी भूलोगे नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब चले जाओ आप अपने ओरिजिनल जगह पे जहां पे स्टार्ट किया था आपने। कहां से स्टार्ट किया था, ऊपर, सबसे टॉप पॉइंट। 5 चीजें जब दिमाग में बैठ गई तो फिर वापस ऊपर अपने पोजीशन पे जाइए। तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि कितना % कॉपर और कितना % जिंक मिलाने पर आपका ब्रास बनता है। तो ये है 80-20, 80-20, 80%, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 80% प्लस 20% मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, आपका पीतल बन गया। अब क्या करो, 10 बढ़ा दो 10 घटा दो, 10 बढ़ा दो 10 घटा दो, मतलब 80 है तो 20 मिला के 100 हुआ, तो 80 में 10 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा, 70, और 80 में 10 बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा, 90। तो अगर आपको यहां पर फिर अगला समझना है तो अगले के लिए यहां पर मैं इंक चेंज कर देता हूं, इसी से ही ब्रांच निकलेगा, 2 ब्रांच निकलेगा, जिसमें मैंने पहले कहा कि बढ़ाना है और घटाना है। तो हम एज इट इज कॉपर प्लस जिंक तो लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज का ही बस में अंतर होगा। फिर इधर भी लिख लो कॉपर प्लस जिंक लिख दो, लिख दिए। अब % बढ़ाओ और घटाओ, इधर देखो आप लोग, इधर 80 है तो 80 में 10 घटा दोगे तो कितना बन गया, 70, तो बचा चीज कितना होगा, 30, यस और नो। अगर 80 में 10 बढ़ा दोगे तो कितना बनेगा, 90, तो बचा चीज कितना होगा, 10% होगा। हो गया कि नहीं। अब 2 नए प्रकार के मेटल्स एलॉयज बन गए भी, ठीक है। लिखिए दोनों में, ऊपर वाले में लिखना, ऊपर वाले में लिखना कॉपर प्लस जिंक में, कॉपर प्लस जिंक में लिखना डच मेटल, डच मेटल, ये होगा आपका डच मेटल, ठीक है। और इसमें लिखना डच मेटल के बाद इसमें लिखना आप लोग मुंज मेटल, मुंज मेटल, क्या बन गया, मुंज मेटल, MUNTZ, मुंज मेटल बन गया। समझ में आ गया। चलो अब इधर इससे 2 ब्रांच निकल गया भाई, अब इसको भी देखो वैसे ही, इससे भी 2 ब्रांच निकलेगा भाई। ये कितना कितना % वाला होगा, लिखो। अगला लिखो कांसे में, कांसे में लिखना 90-10, 90-10, 90% ये और तो 10% ये हो जाएगा आपका, 90-10 हो गया, ठीक है। देखो हर किसी का परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है
केवल इन चीजों का परसेंटेज याद रखना कि कब आपका पीतल क्या है, डच मेटल, मूंज मेटल बन जाता है। अभी आप लोग मंदिर की घंटी, आज सोमवार का दिन है, मंदिर की घंटी बजाने जाओगे तो देखना ठिन से आवाज आएगी। वो मंदिर की घंटी किससे मिलके बनी होगी? अभी वही चीज है ये, है ना। देखो कॉपर प्लस टिन, तो अगर यहां पर हम 10 बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसमें भी सेम काम करना है। तो 90 से 10 बढ़ाओगे तो 100 आ जाएगा, तो केवल 10 घटा सकते हैं। तो यहां पर फिर से दो चीजें लिखी है, मैं इंक चेंज कर देता हूं। यहां पे दो चीजें लिखेंगे, फिर ऐसा करके इधर देखो कॉपर प्लस टिन लिख दो, कॉपर प्लस टिन लिख दो, और इसके बाद देखना यहां पे कॉपर प्लस टिन फिर से लिख दो। कॉपर प्लस टिन लिखने के बाद इसका परसेंटेज देखो, 90 से 10 घटा सकते हो तो कितना बन गया? 80। तो 80 बन गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 20 हो गया। इसके बाद देखो 90 से 10 तो बढ़ा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? 5% बढ़ाओ, 95 करो, फिर क्या है आपका, क्या है 4 करो, और फिर यहां पर एक चीज और जोड़ दो, और यहां पर क्या डाल दो? फास्फोरस, और यहां पर इसका परसेंटेज कितना लिखना है? 1% लिख देना है। तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। सिक्का रखे हो, जेब में सिक्का होगा, तो सिक्का कौन सा वाला सिक्का? वो वाला सिक्का। आजकल जो 10 रुपए वाला सिक्का आ रहा है, पुराने समय भी कुछ ऐसे वाले सिक्के आया करते थे, ठीक है। 5 रुपए वाला सिक्का, या पुराना जो सिक्का कॉइन वगैरह होता था ना। तो देखो ये, इसे क्या कहा जाता है? करेंसी मेटल कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है। सिक्का धातु, करेंसी मेटल किससे मिलके बना होता है? कॉपर प्लस टिन प्लस फास्फोरस। तो लिख लो यहां पर सिक्का धातु, करेंसी मेटल, सिक्का धातु या करेंसी मेटल, करेंसी मेटल। समझ में आया? ठीक। अब मंदिर की घंटी जब बजाने जाते हैं ना, वो किससे मिलके बना है? इसको लिखो आप लोग। अगला जो कंटेंट है ये है कॉपर, कॉपर प्लस आपका जो है टिन है, इसे कहा जाता है बेल मेटल। बेल यानी घंटी, ठीक है। तो बेल मेटल किससे मिलके बना होता है? तो याद रखना ये है आपका बेल मेटल, कॉपर प्लस टिन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना देखो, इसको देखिए घबराना भी मत। आप लोग को केवल मैंने कहा परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता कि भाई डच मेटल, मूंज मेटल और आपका जो है पीतल, सब तीनों क्या है? कॉपर प्लस जिंक से मिल के बना है। तो अगला ही क्वेश्चन आप पूछते हैं फिर अंतर क्या है बोलते, तो अंतर परसेंटेज का है बस। और परसेंटेज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, अगर पूछेगा भी तो कौन, किसका प्रतिशत मात्रा ज्यादा है पूछेगा, तो किसका ज्यादा है? तो जो शुरुआत वाला होगा उसी का ज्यादा होगा, ठीक है। चीजें समझ में आई? आप लोगों को ये कभी नहीं पूछेगा कि कितना कॉपर, कितना ये सब होता है, ठीक है। हाँ, किस में पूछा जाता है? जो महत्वपूर्ण एलॉयस होते हैं ना, महत्वपूर्ण जो लाइक जो मिश्र धातु होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है। वो सब चीजें यहाँ हम कवर कर रहे हैं। क्या क्या आखिरी में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। चीजें समझ में आई? तो 5 और 5 4 9 चीजें याद करने में कहीं दिक्कत हुआ? पहले पांचों को लिख लो, 2 को लिखने के बाद जोड़ दो, जोड़ने के बाद रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस करने के बाद हमको 5 याद हो गया। उसके बाद फिर अपने ओरिजिनल पॉइंट पे चले जाओ, 10 बढ़ाओ 10 घटाओ, ऊपर 10 बढ़ाए 10 घटाए। उसके बाद सेकंड नंबर में भी सिर्फ 10 बढ़ाओ 10 घटाना करना है, लेकिन जस्ट 10 बढ़ाते हैं तो 100% पूरा हो जाता है, तो हम केवल 5% बढ़ाते हैं। तो 4 क्या है और 1 क्या है, इस करके हम 100 पूरा करते हैं। लेकिन जब घटाते हैं तो इस प्रकार बेल मेटल हमको मिल जाता है। इज इट क्लियर? ठीक। अब ये हो गया, ये पहला जोन कवर हो गया। 3 जोन में बताऊंगा बोला था। दूसरा जोन देखो, ये क्या है? पेयरिंग होगा, केवल जोड़ी जोड़ी में बनेंगे। तो 2-3 पेयर्स बनाने हैं, ठीक। तो आप लोग आप पहला को पूरा कर दो। अब दूसरा जोन को हम यहां पर पढ़ेंगे। दूसरा जोन में हमको कुछ पेयरिंग करनी होती है। तो पहली पेयरिंग करेंगे इधर नी प्लस कु, नी कु। तो
निकू याद रखना, और दूसरा उसको जस्ट अपोजिट कर दो, क्यों नहीं, जस्ट अलट पलट कर दिया मैंने, अलट पलट कर दिया। तो निकू और मोनू दो क्या है, भाई हैं, ऐसा समझ लेना, निकू और मोनू। तो निकू से क्या बनेगा, मोनेल मेटल, क्या बनेगा, मोनेल मेटल। तो निकू मोनू, तो निकू है ना। और अगर यहां पर क्यूनी को कर देंगे तो कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, क्यूनी को कहेंगे तो कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन किससे मिलके बना है, तो कॉपर प्लस निकल से मिलके बना होता है। ठीक है, समझ में आया, पहला जोड़ी क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, ध्यान रखना, सिक्का धातु या करेंसी मेटल को मुद्रा धातु भी कह देगा तो आंसर वही है, मुद्रा धातु, हिंदी वाले खासकर, करेंसी मतलब मुद्रा होती है। ठीक, चलो अब अगला पेयरिंग याद रखते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगला पेयरिंग हम देखते हैं क्या क्या है। आप यहां पर एक चीज समझना, Sn प्लस Pb, टिन प्लस लेड, Sn प्लस Pb को यदि हम देखते हैं क्या है, तो ये है आपका सोल्डर। सोल्डर समझते हो आप लोग, टाका। अरे आपके घर में कोई भी चीज, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है खराब हो जाती है, फिर सोल्डिंग वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाते हैं, सोल्डिंग करता है, तो वो जो छोटा सा जो होता है वायर होता है, उसको मेल्ट करके उसको जोड़ने का काम करता है। तो सोल्डर किससे मिलके बना होता है, टिन प्लस लेड से मिलके बना होता है। तो अब हम यहां पर क्या कर देते हैं, Sn और Pb को एज इट इज फिर से लिख देते हैं, Sn और Pb को फिर से एज इट इज लिख दो। और शुरुआत में कुछ चीज जोड़ना है, शुरुआत में चीज जोड़ना है, तो लिखेंगे Sn प्लस Pb, Sn प्लस Pb हमारे पास आ गया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, एंटी मनी जोड़ देते हैं। मतलब क्या जोड़ देते हैं, सब, सब मतलब एसबी, एसबी मतलब एंटी मनी। ठीक है, एंटी मनी, तो सब टाइप का, ऐसा कहते हैं ना, सब टाइप का, तो टाइप मेटल, ये क्या आ गया, टाइप मेटल। अगर दूसरा जोन आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। टाइप मेटल, टाइप मेटल क्या है, तो हम टाका में अगर एंटी मनी को जोड़ दें तो सब टाइप का हो जाएगा, मतलब टाइप मेटल हो जाएगा, सब टाइप। तो जो नंबर 2 को अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो देखो, निकू और मोनू दो ब्रदर हैं मान लो, तो निकू तो मोनू, तो मोनल मेटल बन गया। उसको पलट दो, क्यूनी कर दो, तो क्यूनी को कहेंगे तो कॉन्स्टेंटन कहेंगे। और यहां पर मैंने कहा Sn प्लस Pb यानी कि टिन प्लस लेड मिलके क्या बना, सोल्डर बना, है ना। सोल्डिंग करते हैं, जो टाका वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रिशियन उसे करता है। उस Sn Pb को एज इट इज उतार दो और उस शुरुआत में सब जोड़ दो, सब टाइप जोड़ दो, सब मतलब एंटी मनी, टाइप मतलब टाइप मेटल। ठीक है, तो 5 4 9 9 4 13 याद हो गया आपको। ठीक है, इसी सीक्वेंस में करना। मैंने आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे रखा है, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब के सब इधर ही से फंस जाना है। ठीक, चलो अगला देखते हैं हमारे पास। अगला जो है, ये जो है एक 2 पेयरिंग हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक और पेयर बनाएंगे, वो पेयर से कुछ चीजें निकलेगा। तो अगला पेयर यहां पर बनाएंगे, अगला पेयर है मैग्नीशियम। मैं यहां पे एक और लाइन खींच रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका इंक मैं पूरा चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखो अगला जो है हमारे पास आता है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। क्या लिखा है, मैग्नीशियम का मैं, एल्यूमिनियम का लियम, तो मैग्नीलियम। तो ये किससे क्या है, ये भाई मैग्नीलियम, मैग्नीलियम।
बना भाई, मैग्नीशियम का मैग्ने और लियम का एल्यूमिनियम का लियम, मैग्नेलियम बन गया भाई। अब मैग्नेलियम से मैग्नेलियम में क्या करो आप, क्यूमीन का तड़का लगा दो। क्यूमीन मतलब जीरा, जीरा का छौंक किस में लगाते हैं, दाल में, सब्जी में लगाते हैं। लेकिन कौन सा यूटेंसिल या बर्तन यूज किया जाता है, कढ़ाई या कुकर यूज किया जाएगा भाई। कुकर में दाल बनाओगे कि नहीं, तो कुकर किससे मिलके बना होता है, कुकर से मिलके, किससे मिलके बना होता है, ड्यूरेलुमिन से मिलके बना होता है। तो मैंने कहा मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नेलियम। अब मैग्नेलियम में क्यूमीन का तड़का लगा दो। चलो लिख दो, यहां पर मैंने कहा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हम क्यूमीन का तड़का लगा देते हैं। तो एज इट इज लिखो, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस क्यूमीन, देखो क्यूमीन हो गया कि नहीं, कॉपर प्लस मैग्नीज, क्यूमीन का तड़का लगा दिए तो क्या बन गया भाई, ड्यूरेलुमिन बन गया, ड्यूरेलुमिन। तो कभी भूलोगे क्या, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। उसमें क्यूमीन का तड़का लगाना भी नहीं भूलोगे। तड़का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्यूरेलुमिन से ही प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं, हवाई जहाज की बॉडी बनाई जाती है। क्योंकि कुकर जो हल्का होता है, याद रख, उठा के देखना, हल्का होता है। हैवी कुकर जनरली बनता ही नहीं है। अब आजकल आता होगा अलग बात है, लेकिन इन जनरली क्या है, वो पुराना कुकर हुआ करता था, वो प्रेस्टीज यूनाइटेड वाला, पुराना वाला। तो ड्यूरेलुमिन समझ में आ गया। तो ये आपका पेयरिंग, अगला पेयरिंग हो गया भाई। तो 3 पेयर में आप लोग इस प्रकार याद किए। चलो जोन नंबर 3 में एंटर करते हैं। जोन नंबर 3 में आप उनके नाम में ही कुछ चीजें पहचान जाओगे। जोन नंबर 3 में नाम में ही पहचान जाओगे। तो जैसे यहां पर आता है अगला, यदि मैं यहां पर यूज करूं, देखो ना ई क्रोमा, ना ई क्रोमा। देखो इधर देखो, आप लोग सब लोग लिखना छोड़ के देखिए, ना का निकल, ई का आयरन, आयरन ई, तो आयरन के लिए क्या लिखते हो, Fe लिखते हो। क्रो से क्या निकलेगा, क्रोमियम। मा से क्या निकलेगा, मैग्नीज। हो गया भाई, ना ई क्रोम है, ना से निकल, आयरन से ईरन, आयरन ई, तो आप Fe आयरन, क्रो से क्रोमियम, मा से मैग्नीज। हो गया कि नहीं। नाइक्रोम को याद करना आसान है। नाइक्रोम के तार किस में प्रयोग किए जाते हैं, इस्त्री करते हैं, आयरन इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर वगैरह में यूज होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया नाइक्रोम। वैसे मैं अगर कह दूंगा, वैसे अगला जो हो कह दूंगा, इसी का जो है अगला नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि वो सुने हो, एलेनिको सुने हो, अभी प्रश्न पूछा गया था एलेनिको। देखो इधर देखो, एलेनिको को इस प्रकार समझे, एल नी को, तो एल से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, नी से क्या हो गया, निकल, को से क्या हो गया, कोबाल्ट। तो एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, ये तीनों चीजों से मिलके बना होगा। प्लस देखो ये तीनों क्या है, 50% होगा। तो 50% क्या होगा, स्टील अकेला होगा, स्टील 50%। तो 50 + 50 100, यही क्या है आपका एलेनिको। इसी से ही तो चुंबक बनाए जाते हैं, मैग्नेट बनाए जाते हैं। यही प्रश्न पूछा था। तो स्टील प्लस एलेनिको, इस प्रकार चीजें समझ में आ गई। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को, समझ तो आ रहा है सभी चीजें। ठीक है, सबको क्लियर है। हाँ, इसमें थर्ड जोन में आप लोगों को बस देखना था कि उनमें लाइक उनके नाम पे ही चीजें। अब स्टील लिखे हो तो स्टेनलेस स्टील भी लिख लो, जो चीज शुरुआत में बता रहा था, स्टेनलेस स्टील। या स्टील को निकाल के ऐसा लिख दो आप लोग, स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में आप लोग को लिखना है वही जो चीजें लिखा हूं, आयरन प्लस कॉपर, कार्बन प्लस निकल प्लस मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम।
जगह कम है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कह दिया क्रोमियम। समझ में आया? स्टेनलेस स्टील। अब एक चीज छूट गया है इसमें, वो चीज छूटा क्या है अभी याद आ रहा है मुझे। इधर कितना चीज है, मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं 2-3 मिनट में, ताकि आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। फ्यूचर में इसे ही एक आध दो बार रिवीजन करोगे ना तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो मैं उस बीच में चीजों को देखता हूं, बताता हूं। देखो थोड़ा सा एक चीज एरो निकालना, देखो Sn प्लस Pb जो था ना टाका, इसमें एक और मेटल भी निकलता है इसी जगह से, वो होता है रोज मेटल। रोज मेटल, तो रोज मतलब गुलाब, गुलाब को क्या किया जाता है, बाई किया जाता है, तो लिख दो बिस्मत मतलब बाई, Sn प्लस Pb। ठीक है, तो रोज बाई किया जाता है, Sn प्लस Pb एज इट इज रख दो। ठीक, तो ये रोज मेटल हो गया। चलो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा जैसे ही मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा। तो इतना करो तो देखो हमारे पास क्या है, 5 5 4 9 9 4 13 1 14 15 16 17 18 19 आसपास पूरा 19 और स्टील मिला के 20 18 20 जो है 19 20 जो है लगभग हमारे पास एलॉयस याद हो गए। और यही प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। अब पेपर उठा के भी देखो तो यही सब चीजें पूछी जाती हैं। चलो मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं, बिल्कुल सुनना, लिखना विखना मत अभी। ठीक है, ध्यान से देखना शुरू से। पहले आप कॉपर लिख दो एज इट इज। उसके बाद ना आप लोग क्या करो, लेफ्ट साइड में ब्रास और ब्रांज लिखो। तो ब्रास का S और ब्रॉन्ज का Z कीवर्ड ले लीजिए। तो जो कीवर्ड होगा उसका जस्ट अपोजिट वाला मेटल लिखना है। S कीवर्ड है तो उसका जस्ट अपोजिट वाला जिंक, और अगर Z कीवर्ड है तो उसका जस्ट अपोजिट वाला टिन। तो कॉपर प्लस जिंक मिलके ब्रास बना दिया, कॉपर प्लस टिन मिलके आपने ब्रॉन्ज बना दिया। आपके दिमाग में बैठ गया। अब क्या करो, उसको जोड़ दो। तो कॉपर का कॉपर एज इट इज उतार दो, फिर जिंक को लिख दो, जिंक को लिख दिया, फिर टिन को लिख दो। तो अब क्या बन गया, गन मेटल बन गया। गन मेटल में कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन है, तो कॉपर प्लस जिंक को छेड़ना नहीं है, एज इट इज 2 बार और लिख दो। 1 बार 2 बार लिख दिया हमने, लेकिन आखिरी वाले को रिप्लेस करते चलो। तो यहां 10 था तो नी से रिप्लेस करो जर्मनी, तो जर्मन सिल्वर, निकल से आपने रिप्लेस कर दिया। फिर आखिरी वाले को हटा के फिर से रिप्लेस कर दो, फे मतलब डे, तो डेल्टा मेटल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार पांचों चीजों को इसी सीक्वेंस में याद रखना। अब 5 याद हो गया तो अपने शुरुआती पॉइंट पर जाओ जहां से स्टार्ट किए थे। तो शुरुआती पॉइंट में जैसे ही जाते हैं हमारे पास आता है कि कॉपर प्लस जिंक जो है 80-20 होता है। तो 80 में 10 बढ़ाओ 10 घटाओ, तो 80 में 10 बढ़ा दोगे तो 90 बना। तो 90 प्लस 10 क्या है, मुंज मेटल बन गया। और इस 80 में क्या है, 10 आपको क्या करना है, घटाना है, तो 70 बना। तो बचा चीज क्या हो जाएगा, 30। तो 70-30 हो गया, तो डच मेटल बन गया। डच मेटल से क्या बनता है बताओ, सस्ते आभूषण बनते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट जो सस्ते वाले जो मिलते हैं मार्केट में, वो डच मेटल से मिलके बनता है। ठीक है, आगे अब यहां पर देखिए सेम चीजें इसमें ब्रॉन्ज में भी करना है। 10 बढ़ाना है 10 घटाना है। 90-10 है तो 10 बढ़ाओगे तो 100 पूरा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 बढ़ाया। तो कॉपर प्लस टिन कर देंगे। कॉपर 95% चार जो है टिन है, और 1% फास्फोरस। इसे ही सिक्का धातु या मुद्रा धातु या करेंसी मेटल कहा जाता है। और अगर इस कॉपर प्लस टिन में 90 के बाद देखते हैं आप 10 घटाओगे तो 80-20 हो जाएगा। तो 80-20 होने पर क्या है, ये बेल मेटल है जो मंदिर की घंटी वगैरह बनाने में यूज होता है, किसी भी प्रकार की, है ना। जैसे कि जानवरों के गले में घंटी बांधते हैं तो वो भी क्या है, आवाज आती है। पूजा करते समय जो घंटी वाली होती है वो भी, या मंदिरों में जो बड़े बड़े घंटे होते हैं, है ना, घंटा बड़ा जो है आपके बेल्स, तो ये बड़े बड़े बेल जो हैं आपके बेल मेटल यही है, इसलिए वो विशेष प्रकार की आवाज सुनाई देती है। वैसी आवाज आपको दूसरे में सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो एक बात आगे देखते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार कुछ ऐसे ट्रेडिशन है पूजा पाठ में, क्या है, घरों में घंटी ना यूज करके क्या बजाया जाता है, ये ब्रास को यानी कांसा को भी बजाया जाता है। ट्रेडिशन है छत्तीसगढ़ में, रूरल एरिया में।
ठीक है, जिसमें कि जो बोरेबासी खाते हैं ना, उसी बोरेबासी खाने के लिए एक विशेष प्रकार का कंटेनर बना होता है। किससे बना होता है? वो ब्रॉन्ज से, कांसा से मिलके बना होता है ना। अब उसका शेप मैं आपको बताऊंगा क्या है, कि इस प्रकार का, ऐसे प्रकार का शेप का होता है, और यहाँ पर क्या है, लाइक इसमें बोरेबासी खाया जाता है, क्योंकि इसमें पसिया भी होता है, मांड भी होता है, तो इसको भी कई बार ना बचाया जाता है कुछ ट्रेडिशन में। क्यों आवाज आती है? कारण समझ रहे हैं? ये जो बेल मेटल है उसी से ही मिलके बना है। ठीक है, चीजें समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला जोन समाप्त होता है। दूसरा जोन में हमको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा निकू मोनू का बना दो, तो नीकू को पलट दो, क्यूनी हो गया, तो निकू से मोनल मेटल बना, क्यूनी से आपके पास कॉन्स्टेंटन बना। ठीक है, फ्यूज तार बनाए जाते हैं कॉन्स्टेंटन से। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं कि अगला पेयरिंग बनेंगे सोल्डर Sn प्लस Pb, तो सोल्डिंग से आपका क्या बना? टाका, सोल्डर टाका। टिन प्लस लेड से Sn प्लस Pb से सोल्डर बना। अब इसको क्या कर दो आप लोग, इसमें सब टाइप जोड़ दो। सब मतलब Sn Pb एज इट इज उतार दिए, यहाँ का यहाँ उतार दिए, सब टाइप जोड़ दीजिए, सब टाइप, तो टाइप मेटल। ठीक है, और एक चीज जो हमने मिस किया हुआ था कि Sn Pb में आप शुरू में क्या जोड़ दो? आप सोचो बाई जोड़ दो, तो रोज को बाई किया जाता है, रोज को खरीदा जाता है, गुलाब को खरीदा जाता है, तो रोज बाई, तो रोज मेटल। तो इस प्रकार यहां पे चीजें समझ में आती है। उसके बाद एक पेयरिंग ये है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो उसमें क्यूमिन का तड़का लगा दो, जीरा का तड़का लगा दो। क्यूमिन मतलब जीरा होता है, क्यूमिन का तड़का लगा दो तो ड्यूरेलुमिन बन गया। उसके बाद देखते हैं क्या है कि अब ये दूसरा जोन समाप्त हुआ। तीसरा जोन जैसे स्टार्ट होगा, इनके स्टार्टिंग के नाम में ही चीजें जो होती हैं पता लगा सकते हो उनके नाम से ही। तो ना ई क्रोमा, ना से निकल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम और एम से मैग्नीज। ठीक है, ई से आयरन क्यों? आयरन, तो इसलिए Fe। ठीक है, एलनिको एल्यूमिनियम निकल प्लस कोबाल्ट, लेकिन ये 50% होता है, बचा 50% अकेला स्टील होता है। स्टील किससे मिलके बना है? लोहा प्लस कार्बन। लेकिन स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बना होता है? लोहा प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है, समाप्त, ये टॉपिक समाप्त। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो इसका MCQ भी करवा दूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 5 मिनट लगेगा, कुछ MCQ करवा देता हूं ताकि आपको पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे दिमाग में आपके कैद हो जाएगा। ठीक है, चलो पार्टिसिपेट करना, जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप के MCQ शायद है, अगर होगा तो डेफिनेटली मैं करवा दे रहा हूं। शायद इसी में एडेड है, लग रहा है एडेड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको कल की क्लास में फिर आऊँगा ना, मैं इसको करवा दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, शायद है एलॉयस नॉन मेटल्स, इसमें होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो है एलॉयस वाला टॉपिक जो है ना, मिश्र धातु वाला टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें करीब 15-17 MCQs हैं, कल की शुरुआती क्लास में मैं इसे करवा दूंगा। ठीक है, ताकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। एक ऐसा टॉपिक पढ़े जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है, 100% चांसेस हैं, पेपर में अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग वाला शुरुआत वाला ही होता है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वाला। अब आपके लिए मेरे ख्याल से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक में अब मैं आपको सीधा लेकर चलूंगा, केमिस्ट्री में नहीं, अब फिजिक्स में ले चलूंगा। फिजिक्स में अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी का जो टॉपिक है इसको हम समझते हैं, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स।
देखो हमारे पास अगर इस ऑप्टिक्स के टॉपिक को हम देखें तो वास्तव में अलग अलग चीजें इसमें होती हैं। प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, इसमें मिरर है ना, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग, प्रतिबिंब रचना के नियम, जैसे वहां पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा, फोकस बनेगा, ये सब ये बिल्कुल ट्रिकी मेथड्स है। बिल्कुल ट्रिक से आप समझ जाओगे कि कहां पर बनेगा, बहुत आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा आप लोग को पेशेंस के साथ इस चीज को समझना है। अगर आज समय ज्यादा हो जाएगा तो हम भले कल की क्लास में कर लेंगे, लेकिन चीजों को पूर्णतः अच्छी तरह से समझते चलेंगे। जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, ठीक। तो मैं यहाँ पर पहला कंटेंट से स्टार्ट करता हूँ कि प्रकाशिकी क्या है और प्रकाश से संबंधित क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, एक्चुअल में देखो प्रकाश की क्या होती है, द्वैती प्रकृति होती है। लाइट की क्या होती है, दोहरी प्रकृति होती है, ड्वेल नेचर होता है। सम टाइम ये तरंग की भांति काम करता है, सम टाइम ये कण की भांति काम करता है। सम टाइम वर्क लाइक अ पार्टिकल, सम टाइम वेव। तो जब हम तरंग की भांति काम करेगा तो उसे किस में पढ़ा जाता है, तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। और जब ये कण की भांति काम करेगा, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो ये कण की भांति काम करेगा। तो ये क्या है, आपका रे ऑप्टिक्स होता है, किरण प्रकाशिकी होता है। तो प्रकाश की ड्वेल नेचर होती है, लाइट की दोहरी प्रकृति होती है, ड्वेल नेचर होता है, जिसमें कि वेव होगा तो वेव ऑप्टिक्स और रे होगा तो रे ऑप्टिक्स, यानी कि कण की भांति, पार्टिकल की भांति काम करेगा। तो ये होता है। ये ड्वेल नेचर क्यों होता है और क्यों ऐसा हो गया माना जाता है, देखो लाइट में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इतने सारे गुण धर्म होते हैं ना, उसको किसी भी एक नेचर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसी भी एक प्रकार की चीजों के आधार पर हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि वेव ऑप्टिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती, घटनाएं होती हैं, जैसे ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में है वो क्या है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, स्कैटरिंग, ये सब टाइप कुछ कुछ एग्जाम्पल में आपके हैं, सिलेबस में है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकृति को पढ़ा जाता है, क्योंकि प्रकाश के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइट के जितने भी गुण धर्म होते हैं, उसको दोनों नेचर को मिलाने के बाद ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक के आधार पर कुछ घटनाएं, दूसरे के आधार पर कुछ घटनाएं। टोटल घटनाओं की व्याख्या या उनका एक्सप्लेनेशन तभी किया जा सकता है जब कई बार हम उसे वेव माने, कई बार लाइट पार्टिकल माने। तो दोनों के आधार पर ही हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए इस प्रकाश की क्या होती है, ड्वेल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति होती है। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक बात समझनी है कि अगर मैं लाइट यानी प्रकाश को कहूं तो क्या है, प्रकाश क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर वेव नेचर के आधार पर कहूं तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खास बात क्या होती है कि इसको माध्यम जरूरत नहीं पड़ता। माध्यम मतलब नहीं जरूरत पड़ता ट्रैवल करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, नो मीडियम, नहीं जरूरत पड़, कोई माध्यम जरूरत नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कि हमारा ये क्या है, आपका सन है। सन से पृथ्वी तक आने में, अर्थ तक आने में क्या है, कितना समय लगता है, कल मैंने बताया था 8 मिनट, है ना। यहां पे कहेंगे 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड ये लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और आप लोगों को पता है चंद्रमा यानी मून का खुद का कोई लाइट तो होता नहीं है, तो चंद्रमा हमको क्यों दिखाई देता है, मून हमको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन से कहां जाती है, सन से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारे तक आती है। सन से आपके मून तक और मून से हमारे पास जो आती है
वो 1.28 सेकंड में आती है। यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक का जो है जो ट्रैवलिंग है, जिसके कारण कोई भी चीज़ हमको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वहां से लाइट हम तक, हमारी आंखों तक आ रही है, तब दिखाई देती है। रात के समय अंधेरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट आपसे यहां तक नहीं आ पा रहा होगा, या सामने वाले ऑब्जेक्ट से यहां तक नहीं आ पा रहा होगा। तो 1.2 सेकंड। पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में जो लाइट ट्रैवल कितना करता है, 1.28 सेकंड, 1 मिनट 28 सेकंड में। ठीक, चलो अब मैंने अगर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, क्या क्या इसमें पूछा जाता है या याद रखना होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग कहूंगा तो उसको याद रखने का तरीका है ना, पहले मैंने बता भी रखा है, लेकिन यहां लाइट का टॉपिक है इसलिए बताऊंगा। वो है गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। XUV एक गाड़ी होती है महिंद्रा की, काफी महंगी गाड़ी है। तो आप जब ऑफिसर बन जाएंगे, आपके पास पैसा होगा, तो फैमिली को लेकर आप जाएंगे घर के लिए, आप क्या एक XUV गाड़ी खरीदोगे। तो आप कहोगे कि गाड़ी XUV इन माई रेंज, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप वो महंगी गाड़ी खरीद सकते हो। तो गाड़ी XUV इन माई रेंज। इससे क्या पता चलता है, इससे बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंग का पता लग जाएगा कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन नहीं है। यह प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयांत्रिक तरंग या नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, NMW लिख दिया, कहा जाता है। अब यहां कैसे याद रखना है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता, इसलिए सूर्य से पृथ्वी तक आ जा रही है, जबकि बीच में वैक्यूम है, निर्वात है, फिर भी आ जा रही है। मतलब क्या है, उसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। उस दिन मैंने बताया था जब चंद्रयान 3 वाला जो लॉन्च हुआ था उस दिन, कि चंद्रमा पे हमको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि मैंने कहा था कि वहां वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का नहीं होने का कारण मैंने पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी बताया था, कि कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से यहां पृथ्वी में कोई भी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकोगे तो धरती पर लौट के नहीं आएगा। तो चंद्रमा में वही क्या है, 2.4 किलोमीटर पर आवर से फेंकोगे तो धरती पर लौट के नहीं आएगा, वो पत्थर चंद्रमा की धरती पर लौट के नहीं आएगा। तो उस चीज को मैंने बताया था, पलायन वेग से बताया। तो वहां पे वायुमंडल नहीं है, तो मीडियम ही नहीं है, तो मीडियम ही नहीं है तो हमको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि यानी साउंड क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। जबकि यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, अयांत्रिक तरंग पढ़ रहे हैं, अयांत्रिक तरंग पढ़ रहे हैं। समझ में आया। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को याद रखने का तरीका, ये ट्रिक है। ये ट्रिक का फुल फॉर्म यहां पे आगे देखें, समझे। जी से क्या आता है, गामा रेस, गामा किरणें, ठीक है। एक्स से क्या है, एक्स रे, एक्स किरणें। यू से क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट, यानी कि पराबैंगनी। वी से क्या है, विजिबल रेस, विजिबल रेस यानी कि दृश्य प्रकाश। वी से क्या, विजिबल रेस यानी दृश्य प्रकाश, ठीक है। इन से क्या है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। एम से क्या है, यहां पर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे। और आर से क्या आता है, रेडियो वेव, रेडियो वेव यानी कि रेडियो वेव कहा जाए तो रेडियो वेव एक्चुअल में दो प्रकार का होता है, आपका माइक्रो और मेगा, सूक्ष्म रेडियो तरंगे और मेगा रेडियो वेव। तो देखो इधर देखो, रेडियो वेव का ही टाइप है ये माइक्रो, रेडियो वेव का ही टाइप है ये माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। और मेगा वेव, जैसे टीवी रेडियो वगैरह का जो कम्युनिकेशन होता है इसी रेडियो वेव से होता है। टीवी रेडियो मोबाइल हम क्यों बात कर पा रहे हैं, ये इसी रेडियो वेव के कारण है। जो रेडियो वेव है, आप लोगों को बता दूं, अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं फोन में, कौन सा 4G यूज कर रहे हैं, 5G
4G 5G तो आ गया है, 5G भी यूज कर रहे हैं अभी वर्तमान में देखा जाए। ये 5G क्या चीज है, देखो ये रेडियो वेव को फिर तोड़ देंगे ना हम। रेडियो वेव को मैं कह देता हूं चलो तरंग है, वेव है कह दिया। वेव किससे मिलके कहा है, किससे मिलके बना होता है कहा, तो वेव किससे मिलके बना है, तो वेव मिलके बना है भाई आपका स्पेक्ट्रम से मिलके बना है। मतलब क्या समझे, प्रकाश किससे मिलके बना है कहा जाए, लाइट किससे मिलके बना है कहा जाए, तो वेव से मिलके। वेव किससे मिलके बना है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के क्या अलग अलग बैंड है, बैंड मतलब बैंड की चौड़ाई, मतलब बैंड मतलब पट्टी। तो यहां पे कहूंगा इसी के ही तो टाइप आता है, 1G 2G 3G 4G और यहां पर 5G, और हम 5G की ओर जा रहे हैं, दुनिया 7G की ओर जा चुकी है। मतलब ये 6G होता, फिर वहां पे 7G होता, तो हम 5G से 6G की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन दुनिया 6G से 7G की ओर जा रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में कम्युनिकेशन और मजबूत हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम क्या है, अल्टीमेटली ये भी इसी का तरंग का ही भाग है, उसी के अंदर भाग। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। आगे बढ़े, तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है पूछा जाता है। आगे बढ़े, फास्ट कौन सा है, फास्ट ऐसा नहीं कह सकते, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर आप बता सकते हो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आगे वैसे तो मैं यहां बता भी सकता हूं, चलो एक काम करो इसे लिख लो, इस ट्रिक को लिख लो यहां पर। आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंग on the basis of frequency type of मतलब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्रम बता देता हूं। थोड़ा सा आप लोग लाइन पे रहो, मैं वो कंटेंट आप लोगों के लिए नोट करवा दे रहा हूं। गिव मी 30 सेकेंड। हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा था, वैसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अब इसका यूसेज भी बता दूंगा थोड़ा सा, ये भी प्रश्न आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। घर में जो टीवी रिमोट होता है ना, रिमोट कंट्रोल, चाहे टीवी का हो, चाहे वो एसी का रिमोट हो या जो भी होगा, तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश यूज किया जाता है। नाइट विजन, तो अवरक्त प्रकाश में एक एरो निकाल लो, फिर ऑर्डर भी बता रहा हूँ जब तक ये ओपन हो जाता है। अवरक्त प्रकाश में लिखना, उसका उपयोग क्या है, नाइट विजन में, रात में जो देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, नाइट विजन में यूज किया जाता है ये चीजें। नाइट विजन में यूज किया जाता है इंफ्रारेड, और रिमोट कंट्रोल में भी यही यूज होता है, रिमोट कंट्रोल में भी यही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो तरंग में तो आप जान ही गए, क्या जान गए कि इसमें रेडियो तरंग में क्या है, आपका कम्युनिकेशन, संचार वगैरह होता है। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है देख रहे हैं ना, ये गाड़ी XUV रेंज, इसमें आप लोगों को देखना है ये किस क्रम में है, तो ये आपका बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में है ना। ये क्या है, बढ़ते हुए तरंग। सबका वेवलेंथ किसका होगा, सबसे कम होगा। मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो। देखो यहाँ पर बढ़ते तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बताया था उस दिन, रिपीट कर देता हूँ, बढ़ते तरंग दैर्ध्य यानी कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ के आधार पर क्या है इसका क्रम, तो यहाँ पर क्या है, गामा रेस है, दूसरा गाड़ी X
उसके बाद U तो यूवी रेस, उसके बाद एक्स यू वी, इसको ऐसे ही लिख लो U, उसके बाद क्या है V, गाड़ी एक्स यू वी इन, उसके बाद माई, उसके बाद क्या है आपका रेंज। ये क्या बढ़ते तरंग दैर्ध्य के सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग क्या है वेवलेंथ के सीक्वेंस में। समझ में आया कि नहीं? ये शॉर्ट फॉर्म लिखा, एक्स रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अगर मैं यहां पे कर दूं तो क्या है, बढ़ते आवृत्ति के क्रम में कह दूंगा, तो बढ़ते आवृत्ति के क्रम में कह दूंगा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के क्रम में कह दूंगा, तो क्या हो जाएगा? तो इसको जस्ट पलट दो, क्या पलट दो? रेडियो वेव को शुरू में लिख दो, इसका जस्ट अपोजिट रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्सरे और गामा रेस। तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आ गया आप लोगों को। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर अगर मैं लैम्डा को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, उसके साथ अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं तो इस प्रकार ये होता है, या इसे ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, लाइक F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, ऐसा कर सकते हो। तो ये लैम्डा जो है कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो अब आप लोग को यहाँ पे प्रश्न आता है, ये प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि घटते बढ़ते क्रम में जब पूछा जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे तुक्का मारने के अलावा कोई चारा नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? ये बढ़ते तरंग दैर्ध्य है, घटते तरंग दैर्ध्य, बढ़ते तरंग दैर्ध्य है ना, माय मिस्टेक, प्लीज इसे ऐसा कर लो, है ना, ये सबसे ज्यादा ऐसा होगा ना, तब तो बढ़ता हुआ जाएगा क्या? ठीक है, यस और नो? ठीक है, ये घटता हुआ लिख दिया हूं तो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको लिख दो, इसको बस चेंज कर दो। हम लिखे बिल्कुल करेक्ट हैं, बस इसका जो है ये आपका जो है ग्रेटर देन लिख डाला था, वो लेस देन कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब इसमें एक कंटेंट आप लोग को नोट कर लेनी है। उच्चतम आवृत्ति, उच्चतम आवृत्ति, हाईएस्ट। हाँ चलो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंटेंट, वो कंटेंट क्या है देखो। चलो अब यहाँ पर हम ऑप्टिक्स की चीजों पर आते हैं। ऑप्टिक्स की चीजों में आते हैं तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की चीजों को देखते हैं, क्या है थोड़ा समझते हैं। प्रकाश के बारे में जब देखा जाता है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, तो यहां पर समझनी है, एक परावर्ती सतह ले लो। परावर्ती सतह मतलब चमकदार सतह, चमकदार सतह ले लो, शाइनी सरफेस ले लो, उस पर कोई किरणें इस प्रकार क्या होती, इंसिडेंट होती है। तो कोई किरण आया, ये क्या है, आपतित किरण है या फिर इंसिडेंट रे है, इसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। इस बिंदु पर पड़ती है, इस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। तो इसके बाद यहां पर दूसरी दिशा में बट सेम मीडियम में कोई आपतित किरण किसी परावर्ती सतह पर टकराती है, कोई इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर जब इंसिडेंट होती गिरती है, तो वो उसी मीडियम में दूसरे दिशा में चली जाती है। तो जिस दिशा में जा रही है उसे हम रिफ्लेक्टरी सरफेस या परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया, परावर्तित किरण कहते हैं। और यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु कहा जाता है, इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इस ऑप्टिक्स टॉपिक में, अदरवाइज समाप्त नहीं हो पाएगा। तो इस इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट में कि हम परपेंडिकुलर, इसके क्या है, लंबवत एक क्या करते हैं, एक ऐसा इमेजरी लाइन जो है हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल लाइन या अभिलंब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब या नॉर्मल लाइन कहा जाता है।
ठीक है, नॉर्मल लाइन या अभिलंब कहा जाता है। और देखो इधर देखो आप लोग, रे क्या होती है, इस प्रकार आ रही है और आके इस तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि सेम मीडियम है। अब आप लोगों को समझना है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित रिफ्लेक्टिव रे है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अगर मैं कहूं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण कहा जाता है। किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। उसी प्रकार परावर्तित किरण और सॉरी एंगल आई है, माय मिस्टेक, एंगल आई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा ना। हाँ, अब मैंने कहा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। तब तो एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। दोनों क्या होते हैं, हमेशा एंगल आई जितना होगा एंगल आर भी उतना होगा। आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal line, all three are situated in same point that we call आपतन बिंदु, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित इंसिडेंट, परावर्तित रिफ्लेक्टेड और अभिलंब यानी नॉर्मल लाइन एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दोनों नियम को अगर आप जान गए, यही तो परावर्तन का नियम है, ठीक है, यही परावर्तन का नियम है। समझ में आ गया। परावर्तन में बस इतना याद रखना कि जो एंगल है हमेशा सेम बनता है और ये चीजें आपने देखा, ठीक, समझ में आया। चलो आगे देखो, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल को मैं आप पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उस एग्जाम्पल में हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, अभी मैं चीज़ों को समझाता हूँ। समझाने के बाद वो सभी एग्जाम्पल आप लोगों को एक जगह ऑर्गेनाइज मिलेगा। जैसे हीरा क्यों चमकता है, छड़ क्यों मुड़ी हुई दिखाई देती है, सब चीज़ें जो काम की है ना उसको मैं आगे बता भी दूंगा, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। नाउ यहाँ प्रकाश का परावर्तन को चीज़ों को यदि देखते हैं, इसके बाद क्या आता है, हमारे पास मिरर आता है, मिरर, दर्पण आता है। कि कोई भी ग्लास लीजिए, ग्लास का एक सरफेस में क्या करो आप कोटिंग कर दो, लेपन कर दो। किसका, हो सकता है सिल्वर का लेपन कर दो, हो सकता है इसमें कॉपर का लेपन, सॉरी मरकरी का लेपन कर दो। तो इस प्रकार क्या होगा, दूसरा सरफेस क्या दिखेगा, पूर्णतः रिफ्लेक्शन कर देगा किरणों को, पूर्णतः परावर्तित कर देगा। यही तो दर्पण है, मिरर है। ये दर्पण क्या होती है, एक्चुअल में दर्पण जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर, ठीक है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के फिर दो टाइप होंगे, कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बातें समझ में आई। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर में सीधा मैं चलता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रकाश की किरणें, लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलती है, लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलेगा। कभी भी लाइट ऐसा नहीं बना देना आप, गलत है ये। प्रकाश की किरणें हमेशा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ही चलती है, ठीक है। जिस मिरर की बात कर रहा हूं वो ये है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और यहाँ पे पैराबोलिक मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में कैसे कैसे इमेज बनेगा मैं कल की क्लास में बता दूंगा, कि एक न्यूमेरिकल प्रश्न आता है, एक दो चीजें जैसे मैं बता देता हूं, 2 पॉइंट, बाकी इसके अंदर की चीजों को और बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल यहां पर मुझे और कंसेप्ट बताने भी है। प्लेन मिरर में आपका पूर्ण प्रतिबिंब कब दिखेगा, जब आपके हाइट की तुलना में दर्पण का हाइट जस्ट आधा होगा। जैसे किसी व्यक्ति का की ऊंचाई 6 फीट है, तो उसका जस्ट आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, आधा मतलब बाई 2, तो 3 फीट होगा। तो आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है कि 5 फुट वाले व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिरर की हाइट कितनी, तो जितना हाइट होगा अपॉन 2 कर देना, जितना हाइट होगा अपॉन 2 कर देना, आधा कर देना। 6 फीट है तो 3 फीट हो गया, 5 फीट है तो 2.5 फीट कर दो,
समझ में आया? ड्रेसिंग टेबल घरों में रखे जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल, तो क्यों वुड नीचे वुडन वाला पार्ट होता है, उसके बाद भले इतना बड़ा मिरर होगा लेकिन उसको हाइट को बढ़ाया जाता है ताकि दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब बने। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, सामने दर्पण है, सामने प्लेन मिरर है और ड्रेसिंग टेबल के सामने आप जा रहे हो v वेलोसिटी से। कितना? v वेलोसिटी से। तो मिरर में आपका प्रतिबिंब कितने में आएगा? 2v वेलोसिटी से आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दर्पण की ओर अगर हम v वेग से जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारे ओर 2v वेग से आएगा, है ना? When we go towards the mirror from with v velocity, then image should be come towards us। यह हमारे तरफ जो आएगा वो क्या होगा? 2v वेलोसिटी से होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, 2 पॉइंट बताया। नंबर अब मिरर को मैं अच्छा एक तीसरा चीज भी बता देता हूं। चलो, उसके बाद बाकी नंबरिंग को देखेंगे बाद में। अगर दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु रखी जाए, मान लो ये कोई वस्तु है, 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा, अनंत बनेगा। 2 समतल दर्पण के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। तो 3 पॉइंट मैंने कहा, तीनों चीजें काम की है। दर्पण पर पूर्ण प्रतिबिंब के लिए हाइट का जस्ट आधा h/2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। दूसरा मैंने कहा, अगर मिरर की ओर आप v वेलोसिटी से जाते हैं तो इमेज आपकी तरफ 2v वेलोसिटी से आता है, जस्ट डबल। और तीसरा मैंने कहा कि 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट, अनंत बनेगा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलो, अब मैं कनकेव कन्वेक्स की ओर मूव करता हूं। कनकेव कन्वेक्स में जब हम इस प्लेन मिरर को क्या कर देते हैं? बीच से काट देते हैं। ये सॉरी, स्फेरिकल मिरर को बीच से हम काट देते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बनते हैं। वो 2 ऑप्शन क्या है? यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, जैसे कि हमारे पास कनकेव मिरर आया तो यहां पर मैंने कहा कि एक गोली दर्पण है, उसको ठीक 20 से काटेंगे तो 20 से काटने पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? 2 प्रकार का रिजल्ट बनेगा। दोनों को लिखिए यहां पर। इतने वाले पोर्शन में देखो, मिरर में तो दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा? दूसरा सरफेस हमेशा कोटिंग यानी लेपन वाला होना चाहिए, तभी तो मिरर बनेगा वो। तो जब मैं कह दूंगा इसका ये वाला सिरा और दूसरा वाला का ये वाला सिरा, थोड़ा ध्यान दो इधर। लाइट हमेशा कैसे चलती है? लेफ्ट टू राइट चलती है। तो लाइट लेफ्ट टू राइट चलेगा मतलब इधर से इधर जा रही है। तो आपको यहां पर जब इसके इनर साइड में क्या करेंगे? इस प्रकार कोटिंग कर देंगे, लेपन कर देंगे तो ये उभरा हुआ एलिवेटेड सरफेस दिख रहा है। उत्तल वाला भाग उभरा हुआ तो एलिवेटेड यानी उभरा हुआ पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और इंग्लिश में कहूंगा तो कनकेव की कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर हो गया। अगर मैं यहां फिर से लाइट को देखो लेफ्ट टू राइट लेकर चलो, अब यहां पर क्या है? उसके बाहरी सरफेस पे करो, क्योंकि हम इसके अंदर साइड कभी नहीं कर सकते। मतलब इसको अगर ऐसा है ना तो आप ऐसा करके ये कनकेव मिरर बन गया ऐसा बोलोगे तो नहीं होगा, या कन्वेक्स मिरर बन गया बोलोगे तो नहीं होगा, ये गलत है। लाइट लेफ्ट टू राइट चलती है, तो लेफ्ट टू राइट चलेगी तो बाहर सरफेस में आपने क्या किया? कोटिंग कर दिया, कोटिंग कर दिया, लेपन कर दिया। तो ये अंदर वाला पार्ट क्या दिख रहा है? डिप्रेस सरफेस दिख रहा है, धंसा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। तो ये क्या गई? अवतल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, या फिर कहा जाए यहां पर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो चलो लिखो दोनों का उपयोग, कनकेव और कन्वेक्स का उपयोग लिखो सीधा फटाफट। कनकेव मिरर का पहले लिख लेते हैं। यहां पर कौन सा दिया हुआ है? ये आपका कन्वेक्स का दिया हुआ है, ठीक है, कनकेव का दिया हुआ है। तो चलो लिख लो, कनकेव मिरर का पहला लिख लो। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला देखना, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, इधर देखो आप लोग, जैसे गाड़ी की हेडलाइट, ये मान लो ये क्या है आपका, ये मान लो गाड़ी का हेडलाइट है। हेडलाइट में बल्ब कहाँ पे होगा? इस जगह पे होगा,
गाड़ी के हेडलाइट में बल्ब इस जगह होगा और इस जगह होगा, तो ये क्या है, इस प्रकार फैलाएगी, किरणों को फैलाएगी, लेकिन यहाँ फोकस्ड होकर इतना एरिया में दिखाएगा। जितना एरिया में क्या है इसका लाइक ये जो है आपका लाइक पेरिफेरी है, यहाँ पर बल्ब लगा दिए तो इतना दिखेगा। जैसे टार्च में भी देखते हैं तो टार्च तो एक जगह फोकस्ड होके जा रही है। तो लिखो गाड़ी के हेडलाइट में, दूसरा सर्च लैंप में, तीसरा टॉर्च में। एक ही वर्ड है, एक ही में लिख सकते हो उसे। गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, है ना, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, और उसके बाद देखना डेंटिस्ट, ENT डॉक्टर के द्वारा। ENT नाक कान गला वाला डॉक्टर, ENT डॉक्टर, नाक कान गला वाले डॉक्टर जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसी को यूज करते हैं, किसे, आपके कनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तु, अच्छा एक चीज और लिखो, सेविंग मिरर के तौर पे, ये जो सैलून वगैरह होते हैं ना, जहां पे जैसे कि शेविंग करने जाते हैं, दाढ़ी स्किन पे होती, गाल पे होती, छोटी छोटी होती है। जब क्या होते हैं डेंट वहां पे जाते हो सैलून में, तो वो दाढ़ी का जो है आकार, जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो काफी बड़े बड़े दिखते हैं ताकि शेविंग करना आसान हो जाए। क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु बड़ी दिखाई देती है। लिख लो साइड में, अवतल दर्पण में हमेशा ऑब्जेक्ट इज बिगर, मिरर इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट उत्तल दर्पण का यूज लिख लो। अब कन्वेक्स मिरर का यूज। कन्वेक्स मिरर में पहला पॉइंट तो वही लिखो कि इमेज इज लेसर देन द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा दिखाई देता है। इसे अभी आप लोग क्या करो, यहां से जब घर जाते समय ना, गाड़ी चलाते हुए जाओगे ना, आपके लेफ्ट और राइट में 2 मिरर है गाड़ी में, चाहे आप बाइक में आए हो, चाहे कार में आए, चाहे स्कूटी में आए हो। तो देखो आपके लेफ्ट और राइट में बड़ी सी कार आ रही है, बड़ी सी बस आ रही है, स्कूल बस जा रही है, बड़ा सा मान लो ट्रक भी आ रहा होगा, लेकिन छोटे से मिरर में उतना बड़ा ट्रक, इतना बड़ा बस या कार दिखाई देता है। बाजू में साइड मिरर छोटा होता है। तो लिखो साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में। ये देखो इमेज में दिया भी हुआ है, ठीक है। और दूसरा लिखो यहां पर, देखो गाड़ी दोनों चीजों में, अक्सर ये ऑप्शन में आता है, गाड़ी में दोनों यूज हो रहा है। देखो गाड़ी के हेडलाइट में क्या यूज हो रहा है, कनकेव, और गाड़ी के साइड मिरर में क्या हो रहा है, कन्वेक्स यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक और लिखो उत्तल दर्पण में क्या चीज को, यहां पे ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक सिग्नल की जो GRB है ना, ग्रीन रेड और येलो, GRY, ठीक है। ग्रीन रेड और वाई जो होती है ना लाइट, वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये किरणों को फोकस नहीं करता है, स्कैटर्ड करता है, फैलाता है। इसलिए हम जब सिग्नल होता है, देखो हम मान लो कोई चौराहा होता है इस प्रकार, कोई है ना, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर, कोई इधर से इधर, कोई इधर से इधर, ये मान लो चौराहा है, चौक है। तो चौक में अगर सिग्नल लगा होगा ना तो सबको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कन्वेक्स है, मतलब बिखरा देता है लाइट्स को, तो दूर से हमको दिखाई देता है। हम रोड के चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, चाहे उस साइड हो, कहीं पर भी। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारे पास। वैसे तो 12 बज गया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक इमेज फॉर्मेशन की चीजें बताऊंगा, फिर मैं रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन बताऊंगा।
है ना, यानी कि परावर्तन के बाद अपवर्तन बताऊंगा। हो सकता है अपवर्तन की क्लास हम कल करें, कारण ये है कि अभी ये आपको इमेज फॉर्मेशन की चीज़ें आपको लो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये चीज़ आपको पहचानना है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है पहचानना है आप लोगों को, और ये बहुत आसान है, जितना दिखता है ना उतना आसान है, आप लोगों को थोड़ा समझना। जब मैं अगला जो कंटेंट बताता हूं कि ये है कि दर्पण के जब प्रकार मैंने जो बताया हुआ है अलग अलग ये चीजें हैं, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, और इसके आधार पर कहां पर इमेज बनेगा, एक ट्रिक है जिसके बेस पे आप चीजों को पहचान लेंगे। देखो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं कि इससे संबंधित बहुत प्रकार के शब्द, इन शब्दों को आप लोगों को समझना है। देखो एक बात समझें कि यहां पर हम मिरर पढ़ रहे हैं, लेंस नहीं पढ़ रहे हैं। लेंस किस में आएगा, बाद में आएगा, कल की क्लास में आएगा। जब यहां पर कह देता हूं मान लो ये कोई मिरर है, तो मिरर में अब इस प्रकार क्या है, एक मिरर बना दीजिए, और मिरर का जो है एक पॉइंट यहां पे मैंने कहा हुआ है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये आपका M है, एक पॉइंट है N, MN कह दिया। MN का ठीक बीच का बिंदु, ठीक बीच का बिंदु क्या हो जाएगा, P। P मतलब क्या हो जाएगा, पोल। पोल यानी कि ध्रुव। बिल्कुल समझना, कोई भी चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, पोल या ध्रुव। अब थोड़ा समझो, मैं अगर इसे क्या कर देता हूं, गोल बढ़ा देता हूं, इस प्रकार आगे बढ़ा देता हूं, क्या ये एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसे ऐसा कर देता, क्या है, ऐसा करके बढ़ा देता तो एक सर्कल बन जाता कि नहीं, यस और नो। तो सर्कल का एक क्या हो जाता, बीच सेंटर भी हो जाता, केंद्र भी हो जाता। तो केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्र का केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा देखो, सेंटर और कर्वेचर मतलब इसको मैं कह दूंगा C कह दूंगा, ठीक है, C कह दिया। पोल्स को मैंने P कहा था, इसको मैंने C कह दिया था। इधर देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर ये जो PC है, ये PC है, ये क्या है, ये किसी भी सर्कल का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या का जस्ट पूरा क्या होता है, डबल क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है, उसका डायमीटर होता है। तो यहां पर मैं कह दिया कि PC यानी कि उसका त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखो PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ सभी को। अब देखो इधर देखो, मान लो कोई किरण, कोई रे जो है, अगर इंसिडेंट होती है, कैसे इंसिडेंट होती है, ऐसे जाती है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, दूसरा जो भी है इस प्रकार पे इंसिडेंट होती है, तो ये दूसरे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दर्पण है, मिरर है, तो परावर्तित हो जाएगी कि नहीं। तो कहां से, ये जब यहां से गुजरती है, ये यहां से गुजरती है, सॉरी, हड़बड़ी में थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है, इस प्रकार ये गुजरा, इस प्रकार गुजरा। हाँ, अब ये किरणें जो है, देखो ये जो रे इधर से लेफ्ट टू राइट आ रही है, लेफ्ट टू राइट आ रही है, ये चूंकि कर्व सरफेस है तो इसीलिए क्या रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई। ये भी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से जब जाएगा, कहां से जाएगा, इस पॉइंट से ऐसा जाएगा, तो ये दो बिंदु जहां पे मिलेगा, दोनों बिंदु जहां पर मिलेगा उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को जहां पे काटेगी वहीं पे फोकस बनेगा, ठीक है, यस और नो, ठीक, समझ डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक, चलो, दो किरणें आपस में जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेंगी, वही कहलाएगा फोकस कहलाएगा। अब देखो फोकस समझ में आ गया सभी को। अगला पॉइंट, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी कि पोल्स एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस PF क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है, फोकस दूरी कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा।
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इसे क्या कहा जाता है? स्मॉल f कहा जाता है। तो फोकस दूरी pf को क्या कह सकते हैं हम? स्मॉल f कहते हैं। ठीक, समझ में आया? इतनी बातें ही तो जाननी थी। एक चीज बच गया, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष क्या है, थोड़ा सुनो। आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद फोकस प्रिंसिपल एक्सिस भी देख लो। m और n एक प्रकार का क्या है? एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव की कन्वेक्स, अवतल की उत्तल, अवतल दर्पण है। अंदर क्या है? धसा हुआ है, कनकेव मिरर है। ठीक, तो इसमें अगर इसे गोल इस प्रकार घुमाया जाए तो उसका बीच का पॉइंट क्या हो गया? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इस मिरर का बीच पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। यहां से यहां के बीच की लंबाई में यहाँ बीच पॉइंट होगा, ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया। उसके बाद मैंने कहा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो जब इसको गोल घुमाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट C था, वक्रता केंद्र था। एक पॉइंट क्या देखते हैं यहाँ पर? P था, पोल था। दोनों को मिलाने वाली रेखा जो लाइन है वही क्या है? उसका रेडियस कहलाएगा, इसलिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद मैंने कहा कि दो किरणें आपस में जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उस पॉइंट को कहेंगे, उसे कहेंगे फोकस। और उसके बाद कहा कि फोकस और ध्रुव के बीच का डिस्टेंस है ना, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, तो स्मॉल f फोकल लेंथ कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। यदि हम PFC यानी आप PC को देखेंगे, यहां पर वक्रता त्रिज्या को आगे हम बढ़ाएं तो जो अक्ष है, इसी के जो समानांतर अक्ष है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो PCQ क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वक्रता त्रिज्या के आगे बढ़ाने वाली रेखा वही क्या? उसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। मतलब PCQ में कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट है, उस रेखा पर कोई भी पॉइंट है, उस लाइन पर कोई भी बिंदु है, वो क्या? प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट और समय देना है, फिर मैं आज की क्लास छोड़ दूंगा, क्योंकि खत्म तो आज ऐसे भी नहीं हो पाएगा ये। ठीक, कोशिश कर रहे थे लेकिन हम एलॉयस में भी थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट कर दिए। थोड़ा सा देखो, यहाँ पर अगर मुझे वस्तु रखनी है, ऑब्जेक्ट रखनी है, तो किन किन कंडीशन में रखूंगा और किन किन कंडीशन में कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। ट्रिक है ये, इसे ट्रिक को अपनाना आप लोग। इसे ट्रिक की मदद से आप पहचान जाओगे कि कहाँ पर बनेगा। देखो, अगर मैं कहूं, एक वर्ड कहूंगा अनंत, एक वर्ड कह दूंगा अनंत। अनंत यानी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट अनंत, जो वास्तव में कल्पना होती है, एक इमेजिनेशन पॉइंट होता, वास्तव में अनंत होता नहीं है। जैसे कि हम पृथ्वी से बाहर निकलेंगे, पृथ्वी से अगर उसके बाद देखेंगे अलग अलग प्लैनेट आएगा, अलग अलग प्लैनेट आने के बाद क्या है? यूनिवर्स के और भी बहुत सारे गैलेक्सीज आएंगे, आकाश गंगाएं आएंगी। उसके बाद कहेंगे वहां तक हमारा दिमाग जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? तो ऐसी चीज जो अनंत है, इनफाइनाइट है, जिसे हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, ये वास्तव में नहीं होता, क्योंकि एक कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पे वो खत्म हो जाएगा, और अनंत कभी खत्म नहीं होती। अनंत मतलब चलता ही रहेगा, उससे आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होगे, इससे अनंत होता है बोल के बस सोच रहे हैं हम। तो हम कहेंगे अनंत कह देंगे तो मतलब क्या, कहां होगा? इधर कहीं पे होगा। यस और नो? देखो इधर ध्यान से, ये अनंत। अब अनंत पहला कंडीशन होगा क्या है? अनंत पर, इनफाइनाइट पर। दूसरा पॉइंट होगा और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट कहां होगा? मैं यहां पे इसको इंक चेंज कर देता हूं। पहला कंडीशन मैंने कहा ऑब्जेक्ट यहां पे, दूसरा कंडीशन इसके और इसके बीच में, मतलब यहां पर कोई होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच की में डिस्टेंस, उसमें कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा कंडीशन होगा एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट बने रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, बिल्कुल ट्रिक है। तो 1 2 3 तीन पोजीशन जान गए। चौथा पोजीशन देखो,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दूरी यहां पर होगा कहीं पर। अरे भाई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु है, हम वस्तु को अलग अलग पोजीशन पे रखते आ रहे हैं, तो उसमें प्रतिबिंब यानी इमेज कहां बनेगा इसको पहचानना है आपको। अगला पॉइंट कहां होगा, एग्जैक्टली फोकस पर होगा, और लास्ट और अंतिम पॉइंट कहां पर होगा, यहां पर होगा, फोकल और लाइक फोकल लेंथ के बीच में कहीं भी, कोई भी जगह पे, फोकस और ध्रुव के बीच में कोई भी जगह पे। तो 1 2 3 4 5 6 जो 6 पॉइंट देख रहे हैं, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखो, जब इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान देना, जब अगर वस्तु एग्जैक्टली वक्रता केंद्र पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो प्रतिबिंब भी उसी जगह पर बनेगा। कहां पर बनेगा, जस्ट अपोजिट बना, जहां पर वस्तु रखे उसी जगह पर बना। अब इधर देखो, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कहूंगा, यानी कि वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड मतलब यहां पर हो गया और यहां पर हो गया, दो पोजीशन बन रहा है, तो वस्तु बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म बिंदु के आकार का बनेगा। लेकिन जैसे इसके राइट हैंड साइड करते जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनता जाएगा। सबसे बड़ा कब बनेगा, जब फोकस और पोल्स के बीच में हो। तो ध्यान रखना कि वस्तु बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कहेंगे वक्रता केंद्र, तो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर। लेकिन जैसे मैंने कहा इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कहा वो बहुत छोटा बनेगा। राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा जब बनेगा जब F और P के बीच में हो। इसी जगह तो दाढ़ी बनाने के लिए जो सैलून है पास में रखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, अवतल दर्पण यूज किया जाता है। चीजें समझ में आई? तो अब थोड़ा सुनो, जब यहां पर मैंने कहा कि अलग अलग पोजीशन पे बन रही है, तो आप लोग यहां पे लिखना, पांचों पोजीशन को लिख दो ताकि उसके सामने आप लोग इमेज भी लिख सको, फिर टॉपिक खत्म करेंगे आज। पहला अनंत लिखो, पहला अनंत लिखो, पहला इनफाइनाइट लिखें आप। दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट और सी के बीच में ऐसा शॉर्टकट लिखते चलो, जल्दी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखो, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तीसरा पॉइंट क्या लिखो, एग्जैक्टली सी पर। चौथा पॉइंट क्या लिखो, आप सी और एफ के बीच में ऐसा लिखो, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या लिखो, एग्जैक्टली एफ पर। और छठवां पॉइंट लिखो पी और एफ पर, एफ और पी पर, एफ और पी के बीच में, ऐसा करके शॉर्टकट लिखो ताकि चीजें तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो, अब इसमें मैं आप लोग को जो ट्रिक बता रहा था, एक ट्रिक तो आधा बताया हूं, इसको थोड़ा सा और मैं यहां पे समराइज कर देता हूं। तो पहले में लिखो, इनफाइनाइट पे लिखो, वस्तु अगर क्या रखा हो, अनंत पर रखा हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु कहां पर बनेगा, फोकस पर। अभी चीजों को ट्रिक के हिसाब से भी समझ जाना। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में सेकेंड पोजीशन में, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो वस्तु कहां बनेगी, इधर देखो, इसके और इसके बीच में बनेगी। कहां कहां पर, C और F के बीच में बनेगी। लिखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी। अभी लिखो, फिर समझाता हूं मैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी। तीसरा, एग्जैक्टली वक्रता केंद्र पर, एग्जैक्टली सी पर। तो एग्जैक्टली सी पर तो आंसर मैंने बता ही दिया, ऑब्जेक्ट भी एग्जैक्टली सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब भी ऑब्जेक्टली सी पर बनेगा। तो इसमें सी पे सी ही बनेगा। चलो, अच्छा अगला देखो, अगला से आपको ट्रिक पहचान पकड़ में आ जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ये है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, यहां पे ऑब्जेक्ट, तो कहां पर बनेगा, तो लिखो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
अभी समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। अगला पॉइंट, वस्तु अगर फोकस पर हो, हाँ वस्तु अगर फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा। और लास्ट, वस्तु फोकस और आपके P के बीच में हो तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एक यहां पर बनता है, एकमात्र ऐसी स्थिति है दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, और ये वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ये आभासी होगा, वर्चुअल होगा। अब थोड़ा ट्रिक को समझो, बस हो गया, समय समाप्त हो गया लगभग। जब हम 6 पोजीशन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने ट्रिक क्या बताया? अगर C पर है, ऑब्जेक्ट C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, तो मैंने कहा वो छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अगर इसके राइट हैंड साइड में है तो हमेशा बड़ा बनेगा। तो जब आपको प्रश्न पूछा जाता है तो छोटा बड़ा में ही पहला क्लू मिल जाएगा। उसमें वो एग्जामिनर इतना क्लेवर नहीं है कि वो छोटा बड़ा को मिसमैच करके पेयरिंग करके आपको दे देगा। वो जनरली आपको पकड़ में आ जाएगा। देखना, पहला लॉजिक तो वही लगाओ, कहां पर है वस्तु। अगर C पर है तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमेशा छोटा बनेगा, राइट हैंड साइड में है तो हमेशा बड़ा बनेगा। पहला चीज पकड़ में आ गया। उससे भी नहीं पकड़ पाए, चलो वो मैचिंग में दे दिया, उससे भी पकड़ नहीं पाए तो अगला मैचिंग देखो। एग्जैक्टली C पर है वस्तु तो एग्जैक्टली क्या है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, C पर बना। ऑब्जेक्ट भी C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर बना। ये चीजें पकड़ में आ गई आपकी। जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये था। ये तो साइज वाली बात थी। अब दूसरा मैंने कह रहा था कि पोजीशन, तो अगर ये यहां पर है तो ये यहीं पर होगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो आप देखना, पहले में कहां बना है, फोकस पर बना है, फिर दूसरे में कहां बना है, इन दोनों के बीच में बना है, और तीसरे में क्या, एग्जैक्टली इसी जगह पर बना है। पहले में अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो C और F के बीच में बन रहा है। यस और नो? जब C और अनंत के बीच में ऑब्जेक्ट है तो मैंने कहा इन C और अनंत के बीच में जब यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर, तो इसके केस में कहां बन रहा है, इस जगह पे कहीं पर इमेज बन रहा है, इस C और F के बीच में। अब यहां पर कर दो तो एग्जैक्टली उसी पर बन गया। लेकिन जब राइट हैंड साइड में जैसे ही जाते हैं तो राइट हैंड साइड में जाते ही आपको पकड़ में आ जाता है कि C और F में यदि ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहां बना है, बताओ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब जैसे इधर जाएंगे तो ये इधर भागेगा। जब पहले इधर थे तो इधर भाग रहा था, पहले हम इधर थे तो इधर मूव कर रहा था। जैसे ही हम इधर चले गए तो ये इधर मूव कर रहा है। यानी कि कहेंगे जब वक्रता केंद्र और F के बीच में हो तो ये प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इधर मूव कर रहा है, यानी C और अनंत के बीच में बन रहा है। थोड़ा सा और चले जाओ, F के बीच में चले जाओ तो F के बीच में बताओ कहां पे बना है, F पर है यदि तो कहां पर बना है, अनंत पर बना है। F पर है तो अनंत बना है, तो अनंत की बात कुछ तो बचता ही नहीं है। तो जब F और P के बीच में कर देंगे तो इमेजिनरी बन जाता है, वर्चुअल बन जाता है। ठीक है, छोटा बड़ा से पहचानना और कैसे मूव कर रहा है देखना। ठीक है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की चीज है, खासकर इस जगह से स्टार्ट करना। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछ लो भाई, समझ नहीं आया, आ गया ना? ठीक है।